सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो दिस इज अबाउट international relations. So how many of you have been our old students? अच्छा, तो you are not. And non political science background, 3-4 लोग नॉन। तुम कहाँ PSIR बैकग्राउंड, PSIR ऑप्शनल के अलावा वाले लोग कौन है? ऐसे लोग जिनका PSI और ऑप्शनल नहीं था, ठीक है, आपके कोई और ऑप्शनल्स हैं? क्योंकि जो बच्चे हैं तो दो फॉर्मेट में हम डिस्कशंस कर सकते हैं। पहला ओवरव्यू कि कहाँ कहाँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या हो रहा है, क्या अचीवमेंट है, क्या चैलेंजेस है, क्या आगे गया। और दूसरा ये है कि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस एड्रेस किए जा सकते हैं कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो हम और जय सर ये चीज एड्रेस कर सकते हैं कि आपके आंसर्स क्या होने चाहिए। तो या तो क्वेश्चन से ही बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं, तो कौन सा फॉर्मेट आप प्रेफर करोगे? क्वेश्चन एंड आंसर जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे और हमें इसके साथ साथ मैं आई वांट टू टेल कि पर्सनालिटी टेस्ट कैन बी अ वेरी लो हैंगिंग वन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि you are prepared in the sense in the last 1 or 2 days I have taken 1-to-1 sessions। तो अभी तो चूंकि रिजल्ट आया अभी जल्दी ही है तो लोगों के पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं था, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द रिस्पॉन्सेस जो लोग दे रहे थे। इट्स नॉट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका इश्यू नहीं है। मतलब द टाइप ऑफ मैच्योरिटी आपके रिस्पॉन्सेस में दिखनी चाहिए थी, जो जेस्चर्स दिखना चाहिए था उसमें। फिर दो तरीके के भी स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया, जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स हैं तो उनके लिए तो ये समझ में आया कि अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, बिकॉज जजमेंट कई चीजों पर होता है, आपकी एज पर भी होगा, आपके एक्सपीरियंस पे भी होगा। आप अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो इंटरव्यू बोर्ड के एक्सपेक्टेशंस भी हायर रहते हैं। तो इन जनरल मुझे लगा कि लोग पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब समझ ही नहीं रहे हैं, या आप लोग ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं आपके मतलब जो भी है। कुल मिलाकर के नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपका जो मैनरिज्म है, आपका जो स्टाइल एंड सब्सटेंस है, वो दोनों ऐसा होना चाहिए जो अपील हो। कुछ लोग उसको क्वेश्चन आंसर सेशन समझ रहे हैं और टॉक्स में इंगेज करके नहीं रख पा रहे हैं, तो वहां पर इंगेजमेंट आपको ऐसे कोशिश करिए कि लोगों से क्वेश्चन आंसर दे के चुप नहीं होना है, आपको उसको इंगेज करना है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स तो दे हैव लॉट ऑफ लिटरेचर, अगर वो थोड़ा सा भी यूज करेंगे दे कैन स्पीक अ लॉट। इंटरव्यू यू कैन गिव डायरेक्शंस, ये स्किल आना चाहिए कि आप वहां पर ले जाकर के चीजें छोड़ रहे हैं। आपके जो जजमेंट्स हैं वो बहुत बैलेंस्ड हो, वन साइडेड नहीं कि आउटराइटली आप जब भी डिस्कशंस कर रहे हैं, जैसे सजेशंस दे रहे हैं, हमारे पास किसी के पास भी किसी भी प्रॉब्लम का कोई साइंटिफिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो कुछ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको यूज करना मे बी स्टिकिंग। मतलब व्हेन आई हैव टेकन दीज फ्यू इंटरेक्शंस, मेरा पूरा पर्पस था पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन। तो बहुत अगर हमने कुछ बोल दिया है तो उसके ऊपर टिक करके हम उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि आप अपना
मतलब देर इज अ स्लाइट वेरी न्यूएंस डिफरेंस बिटवीन बीइंग इगोइस्टिक एंड बीइंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो वो चीज लाने की जरूरत है और वहां पर स्मार्टनेस की जरूरत ज्यादा है। आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टेस्टिंग नहीं हो रही, लेकिन इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है, कोशिश यही करनी है आप मैच्योर, आपको अपना चीजों को एनालाइज करने का तरीका ये समझाने की जरूरत है। और ये भी समझना है कि ये मतलब नो नीड कि हम अभी नहीं कर सकते हैं, अभी ही कर सकते हैं और इसमें आसानी से निकल सकते हैं, बिकॉज जो लोग चीजों को समझ रहे हैं ऐसे लोग बहुत कम है। तो अगर आप थोड़ा सा भी समझ के थोड़ा सा भी बेटर कर लोगे, ऐसे मन करना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के साथ बात करें, आई शुड बी एंगेजिंग विद दैट पर्सन, प्लस you should be a person whose thinking is don't try to be out of blue कुछ हम बोलें। आपका पूरा थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, आपको समझाना आसान हो, आपके साथ काम करना आसान हो। ये चीज ज्यादा है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं इसकी इतनी जरूरत नहीं है। तो पर्सनालिटी ऑब्वियसली कुछ इंटरेक्शंस मैंने कहा है, मैं जो भी दो रखूंगी, आई विल टेल योर। मेरे शायद कमेंट्स उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितना नॉर्मली आपको बोर्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो बट आई वुड, मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आपकी जो गलतियां हैं वो आपको बता दें। और ऐसा नहीं होता कि गलतियां बता दी तो कॉन्फिडेंस लो, अगर कॉन्फिडेंस लो है तो मतलब फिर आप बेवकूफी हो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो that is the objective. Jayesh, you want to share some perspective? नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट था, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि अभी हमने प्रिपेयर नहीं किया है, अभी हमने रिवीजन नहीं किया है, तो कोई अमाउंट ऑफ टाइम इनफ तो नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसे कह दिया इतना समय मिलता तो हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाते। सेंटेंसेस बोलना सीखना है कि भाई इन अ गिवन टाइम I have prepared to the best of my ability. This sentence makes a difference than saying I don't think I am fully prepared, but if I had got more time I would have done well. तो वही थोड़ा सा बोलना, वही चीज आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे बोलिए कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। और आपका आई विल से आपका जो एक संस्कार सामने आना चाहिए। When you talk with your elders, तो वो संस्कार अगर आएगा, your ability to admit, वो सारी चीजें, कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। Try to be very very natural, नेचुरल रहिए। ऑलरेडी यहां पे पहुंच गए, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन एडमेंट नहीं। वहां पे भी गलती एक्सेप्ट, क्योंकि अगर उसके ऊपर हम बात बनाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम ऐसे एरिया में घुस रहे हैं जिसमें हमें आता नहीं है, और इसकी जगह वो व्यक्ति आपसे दूसरे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो नो एरोगेंस, नो इग्नोरेंस। योर पर्पस इज यू आर अ पर्सन with which anybody can establish a good repo. आप इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो आप नेता नहीं बनेंगे, आपको जो काम बताया जाएगा आप वो काम करेंगे। प्लस आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं, अभी नहीं बने हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गलतियां भी एक्सेप्ट करता है, जो चीजों को समझता है, इंक्विजिटिवनेस है, नॉलेज टू नो, और there is nothing, don't try to be artificial, but try to mold yourself to the requirement of the examination. So now जैसे फॉरेन पॉलिसी, जैसे 10-15 मैं इनको ओवरव्यू दे देती हूँ। मेजॉरिटी तो आपकी पॉलिटिकल साइंस के हैं स्टूडेंट्स, तो पॉलिटिकल साइंस वालों से भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस तब पूछा जाता है जब आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है,
ऑप्शनल्स के बेसिस पे बहुत नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे होंगे, बट हो सकता है यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। आपका ये भी हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हो, लेकिन अभी का सारा समय आप सपोज इंजीनियरिंग ही आप रिवाइज कर रहे हैं और बाकी बहुत चीजें आप छोड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डिवाइड करो बिटवीन डुएबल एंड नॉन डुएबल चीजें। अगर इंजीनियरिंग के पेपर पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव वहां पर सिचुएशन हैंडलिंग है। तो इंजीनियरिंग का कोई प्रश्न पूछा नहीं, अभी प्रिपेयर करने का मन कर रहा है, आपका प्रिपेयर आईआर का ही कर रहा है, या ये तो आपका ये आर्ट है, यही लीडरशिप है कि आप अपनी तरफ लोगों को मोड़ें, और जो नहीं कर पा रहे उसके कारण लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लाना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप बता सकते हो इंजीनियरिंग करना एक नॉर्मल है, मतलब मेजॉरिटी इंजीनियरिंग मैंने की, बट दैट टिल दैट एज आई वॉज ओनली एक्सपोज टू ओनली दीज थिंग्स, एंड एज अ ट्रेंड आई हैव ऑल्सो डन, बट आई मे नॉट हैव गॉट दैट मच इंटरेस्ट या वो सीरियसनेस जो होनी चाहिए। आई एडमिट दैट the type of seriousness that was needed at that time I have not shown, and I can say so, ठीक है। But I gradually I realized my interest lies in this area। तो नहीं आया इंजीनियरिंग, नहीं आया, कुछ नहीं आया तो नहीं आया, एक क्वेश्चन नहीं आया तो उसके लिए बाकी को स्पॉइल नहीं करना है। और जो कुछ सच है भाई, इंजीनियरिंग यू कैन ऑल्सो गिव अ ह्यूमरस टच भी आप दे सकते हैं कि नहीं करते लोग, तो गो फॉर दैट। अभी आप अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए, ऐसे एरियाज जिसको लगता है बहुत ज्यादा हम लीवरेज नहीं भी कर पाएंगे छोड़ दो, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज। अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, व्हेन यू वेर थिंकिंग दैट you will be preparing for international relations, तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ एरियाज हैं जो आपको जैसे पता होने चाहिए। अभी क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्पेशली उनसे जिनका बैकग्राउंड है। एक तो वर्ड ऑर्डर, आई एम गिविंग यू टर्म्स, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, वी एंड सर विल ट्राई टू रिप्लाई। सर इंडिया नेबरहुड के करंट डेवलपमेंट्स भी अगर चाहेंगे तो। एक तो वर्ल्ड ऑर्डर, हाउ वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। टू थिंग्स यू शुड हैव एन आंसर, पोस्ट कोविड एंड पोस्ट यूक्रेन। You should have something to say post COVID and post Ukraine. Then India perspective. So what is Indian notion of world order? इंडिया के अगर और बहुत कॉन्क्रीट में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई गिव 3-4 एलिमेंट्स, और हमेशा आप ऐसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में रखो। गिव 2-3 फीचर्स ऑफ इंडिया चाइना इंगेजमेंट, गिव 3-4 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ इंडिया EU इंगेजमेंट। तो ऐसे क्वांटिफाई करके रख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत लैंग्वेज और उसका स्कोप नहीं भी हो सकता है। दे मे ऑल्सो आस्क की बी वेरी प्रिसाइज। तो इंडिया का नोशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर के कंपोनेंट्स क्या हैं, और इसके बाद क्या एडजस्टमेंट वी आर डूइंग इन दैट, कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है। फिर हाउ आर वी, आप पहले क्वेश्चंस लिखते जाओ,
ठीक है, फिर जय सर जो क्वेश्चन करना चाहेंगे वो अपने, तो आई वुड लाइक टू डू दीज क्वेश्चंस. हाउ आर वी नेविगेटिंग with the challenges in the post Cold War world order या जो present world order. Next, how do you define diplomacy and the relationship between diplomacy and foreign policy and foreign policy and defense policy? And how the diplomacy is changing post COVID. There can be something on lateral entry. Sir will tell you. Lateral entry वाला या जो reforms हैं, MEA के कुछ reforms होंगे. Next, we'll take region wise questions. Where is our neighborhood first policy? इसमें हर कंट्री के साथ करंट स्टेटस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, एक एक दो आपके हिसाब से क्या दिखती है. और अगर हम इनके साथ अपना रिलेशनशिप अगर वो कह दें कि एक लाइन में आप बता दीजिए, व्हाट वन लाइन यू विल गिव फॉर इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान. ठीक है, तो नेबरहुड. नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में हमको क्या अप्रोच, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच. फिर इससे रिलेटेड दो तीन काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है. अफगानिस्तान को लेके हमारा अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट ये है कि ग्लोबली वर्ल्ड ने यूएन के लेवल पे एक्सेप्ट किया इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593. नेक्स्ट है करंट सिनेरियो हमारा सेंट्रल एशिया के साथ, वेस्ट एशिया फ्यूचर डायरेक्शंस, पाथवेज. नेक्स्ट है इंडिया एंड द वेस्ट. इंडिया एंड द वेस्ट में जैसे इंडिया एंड यूएस, हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर डायरेक्शंस, व्हाट इज द डिफाइनिंग एस्पेक्ट. अगर एक लाइन में पूछें डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, क्या बताओगे. चाइना एंड इकोनॉमी डिफाइंस. ठीक है, मतलब ऐसे सोच, एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड. 4-5 सब में 2 अपॉर्चुनिटी, 2 चैलेंजेस, 2 पाथवे, 2 एरिया, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, टेररिज्म, कुछ भी, और एक लाइनर सोच के रखेंगे कि वी विल से दिस थिंग. फिर ईयू के साथ चैलेंजेस, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज न्यू इनटू दैट रिलेशनशिप. और अभी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया की रशिया, इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स रशिया. Then from Europe, Indo-Pacific. Indo-Pacific में future of Quad, ASEAN centrality, India, ASEAN after RCEP, what we are going to do. Then your assessment of India's handling of Myanmar. What are the compulsions?
फिर इंडो पैसिफिक में आसियान के अलावा जापान से हमारा कंटिन्यूटी ट्रेंड जो भी है, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक में एक इमर्जिंग ट्रेंड या बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर कैन बी फ्रांस। फिर ये इंडिविजुअल कंट्रीज यूके, फ्रांस से थोड़ा कुछ भी बोलने के लिए होना चाहिए अपने पास। एंड देन frankly speaking, मतलब आज नहीं, maybe in the any next interaction, because lot of things are happening in Africa, but अभी मैंने कोई खास उस पे वो किया नहीं है। तो डेमोक्रेट मतलब what is we understand India's engagements with Africa, but they may also ask you जो कूप्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा उसके बारे में। तो टुडे आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं उस पर ज्यादा डिस्कस करूं, बट वो भी इम्पोर्टेंट एरिया है। बड़ा ऑफ बीट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं लीबिया के ऊपर, यमन के ऊपर, ठीक है, वो उनको नहीं ले जाना है, तो वो उनको इग्नोर नहीं करता है। नथिंग ग्रेट या नथिंग वेरी बिग, विल ऑल्सो सी समथिंग ऑन जो कुछ लैटिन अमेरिका को लेकर के डेवलपमेंट्स हैं। नेक्स्ट कुछ ग्लोबल चीजें, जैसे what is what new form of globalization, what new form of multilateralism, कैसा मल्टीलेटरलिज्म का फ्यूचर क्या है। करंट मतलब रोल ऑफ यूएनएससी, यूएनएससी है, डब्ल्यूएचओ है, इनके रोल्स कैसे रहे हैं। फ्यूचर ऑफ सार्क, वही सिक्योरिटी इश्यूज में जैसे यूक्रेनियन थिंग विल लीड टू न्यू थिंकिंग ऑन न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इश्यूज, क्लाइमेट, रेफ्यूजी। ये कुछ एरियाज पे हम दो तीन तीन लाइन को समझ सकते हैं। जयेश, यू वांट टू ऐड समथिंग? क्वेश्चंस लिखा देते, तुम आंसर करके चले जाओ जी। I think ma'am's been talking a lot about the world order, but जो I think एक साउथ एशिया में अभी, क्योंकि जो भी हो रहा है, what we've seen over time is कि हमेशा ऐसा होता है कि जिस वीक में आपका इंटरव्यू पड़ रहा है, इन द प्रिसीडिंग वीक, स्पेशली इन द साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप ये तो देख ही रहे हैं कि फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली इन जीएस, इफ यू सी द क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जाम, जीएस में डेफिनेटली कोई खास साउथ एशिया पे क्वेश्चंस आ नहीं रहे for the past couple of years, but there's a lot which is happening in South Asia, right? So definitely interview is one place where they may ask you certain things on South Asia. You're seeing things happening in Sri Lanka, you've seen some things about politics on the grants to Nepal, politicization of those grants to Nepal, अभी कुछ एक बात चल रही थी, या you also see, like ma'am's talking about Afghanistan, or overall what are India's principal challenges in neighborhood and neighborhood integration may, what are the challenges, what is the way forward for India's, for example, you would have noticed that in case of Bhutan, China and Bhutan have had a MOU, memorandum of understanding on probably settling the border question. So a lot of these small things have happened in case of South Asia. So as ma'am was saying, ki each of these South Asian neighbors may, if you have those, you know, couple of primary challenges figured out, and primary challenges figured out, and also what primary things probably can be done, and as ma'am was saying, if you can define the relationship in a couple of lines. One thing that I feel, obviously IR questions mein hota hai, you don't get too much time to, you'll not get 2 minutes to speak uninterrupted on the India-China relationship, or 3 minutes or 4 minutes. So you should have on each of the issues ekdam crisp 30 seconds or 40 seconds answer,
so that now you leave the field open for the examiner to actually ask you another question, which is a build-up question on the same. For example, ma'am was talking about RCEP, right? So they may ask you this question about that. You would have seen that Scott Morrison was talking about, or the Japanese side was recently talking about. Japanese Prime Minister talked about, Scott Morrison was talking about, the Australian Foreign Minister, that India, if India was to show the willingness to re-enter RCEP, then India would be given the role of a founding partner. So they may ask you a question that should India consider getting into an RCEP? Now your answer, as ma'am was saying, it cannot be extreme in the sense of yes or no. It could be that provided India's concerns, which were voiced during the RCEP negotiations, are taken into account, India would have sufficient reason to re-enter the negotiation. एक बस ये प्रैक्टिस कर लो ये सारे वर्ड unless until provided maybe may not हाँ यही बोलना है. तो क्योंकि आपने अगर 20 सेकंड में ये लाइन बोल दी, then obviously the second follow up question would be this: okay, then what are India's concerns? Then you know, आपने सबने एग्जाम लिखा है तो आप you qualified the exam, you know कि okay, these are the 3 or 4 concerns. एक चीज बस आप जरूर करिए, I strongly feel is, on any country, as ma'am was saying, tell the core issue first. What happens is on RCEP also you may say there are 4-5 issues. There are issues of farmers, there's issue of automobile sector, pharmaceutical sector, this sector, that sector. But you know, primary concern is what? The China factor. And you also know after that, if there is any concern, it is कि Indian companies must get entry in the service sector in these in countries which they have not been willing to provide as a part of RCEP. क्योंकि please understand, when you have 40-50 seconds to answer, if you give the primary reason first, it tells the examiner कि आपको पता है कि किस चीज पे stress upon करना है. And that is what madam was saying कि you know what happens is in answer writing you have time, है ना, कि आपने points में organize कर लिया. But when you have to give an interview in the heat of the moment, जो पहले आया आप बोल, तो वही प्रैक्टिस ये कर लीजिए कि लिख के एक्सप्लेन करके अपने दोस्तों को. और यू, आई पर्सनली, वी यूज्ड टू डू दिस व्हेन यू यूज्ड टू डू मॉक इंटरव्यूज, इज वी यूज्ड टू से ओके, these are a set of questions that I have prepared, I'll ask you, you answer, okay, then I'll also, provided we all are thorough, because anyways jo bhi anybody who's at an interview stage has a certain element of knowledge. And if you are good in IR, you ask your friend questions on IR. If your friend is good on economics, let him pose 5 questions to you on economics. These questions you prepare also, और आप आंसर देंगे तो इट विल रिफाइन यू. सो देयर इज सर्च करने की जरूरत नहीं, बस 2-3-4 चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, वे फॉरवर्ड, और ऐसे वो सारे इश्यूज पे बस इतना ही करके. या सो आई थिंक इफ आप जस्ट कीप योर आंसर्स शॉर्ट, ट्राई टू गिव अ ब्रीफ आंसर फर्स्ट, होपिंग दैट दे फॉलो अप विद अ क्वेश्चन ऑन द सेम, एंड दैट इज देयर. एंड don't start like on you know, that suppose they ask you a question on, so do you think India should have joined RCEP? Okay, so don't start with this that India has larger concerns with this, that, etc. kuch nahi. India's primary concerns with RCEP have been this and wo. So if you are able to do this, uske liye what ma'am is saying, if I think you're able to do that, that's more than enough. South Asia को cover इसलिए recent questions, मतलब if you are हाँ, if so if we can, okay, so I can quickly talk to you about Bhutan, Sri Lanka and Maldives, Nepal also, क्योंकि अभी that MCC and that Nepal's been ongoing. तो Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, if you have any particular questions तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपको I can probably tell you कि what is the stated position. अगर आप म्यांमार पे देखें तो आई थिंक ऑन द म्यांमार क्वेश्चन, इफ यू सी what is India's position, that India has taken on the question of Myanmar and the democratic political coup in Myanmar. And तो आप हमेशा ये बोल सकते हैं, मैं एक not to overtly go out and criticize obviously the government of India's policy. If you look on Myanmar also, what has India said? That India would prefer an approach of quiet diplomacy, keywords, quiet diplomacy rather than what? Coercive steps.
and what is coercive? Sanctions, right? And so this, and then what is that point, and why India prefers such an approach? Because it is India's key neighborhood partner, and India has, what you say, strategic interest. एक ये शब्द तो आपको घुसाना ही है, strategic. And if you are able to say, Pol Science students specifically, if you are able to say India has key geostrategic concerns in Myanmar, then which guide or dictate the need for India to adopt an approach of quiet diplomacy rather than coercive actions. So आपने, you are speaking the language which many of these panel members are used to hearing and speaking. So that is what madam was saying कि वो पता चलने लगता है कि आपको पता है कि क्या. Obviously they will ask you a second question. What are those compelling geostrategic interests? So those compelling geostrategic interests in case of Myanmar, for example, is stability to India's northeast, connectivity with wider ASEAN group of countries, and connectivity with wider ASEAN group of countries, and not ceding space to China in its neighborhood. So 3 line. So if you are able in 2 or 3, if you are able to speak in 2 or 3 lines, मैंने जितना बोला 30 सेकंड ही, you know, कि okay, these are my concerns. What should India do? What should India do on Myanmar? India must continue to engage the pro-democracy elements while not deserting or while not compromising on its relationship with the military junta. Okay. अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपसे कोई पूछेगा on San Suu Kyi या on Aung San Suu Kyi or on Aung San Suu Kyi or anybody else. एक चीज आप कर सकते हैं which is a bit tricky I feel, but if you can do, is try to give the examiner an impression, but this is for Pol Science people. For people who are not for Pol Science or who do not know much of history of the relationship, then don't do this. But if you know the history of the relationship, for example, on what India must do on Myanmar, I would say a safe way of answering would be, as I just told you, to engage the pro-democracy elements but not deserting its relationship with the military junta at the moment. लेकिन एक और वे है, I personally feel, एक ही 3-4 words आप ऐड कर सकते हैं. India must learn the right lessons from history and the past method of dealing with the political instability in Myanmar of the early 1990s and continue engaging both sides. Actually, language सीखना ज़्यादा important है. Rather than too many words or anything. मतलब वो ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ, engagement. क्योंकि when you are saying learn from history, आप एग्जामिनर को प्रॉम्प्ट कर रहे हो कि आपको पता है the last time protests happened in Myanmar during the 1990s, India did the partly a mistake of breaking relations with the military establishment in Myanmar and shifted only towards Aung San Suu Kyi. But since then we have engaged both sides. तो एकदम जो सरकार कर रही है उसके जो की वर्ड्स हैं उससे आई थिंक दैट्स ऑन म्यांमार. कमिंग टू श्रीलंका, मेरे हिसाब से श्रीलंका पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोगों से कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा. Because on Sri Lanka, you've seen a lot of things are happening on the economic crisis in Sri Lanka. It also on the Trichonamali port, India has been given a major say, and in the Eastern Container Terminal pe bhi in Colombo, the Adani and Indian companies have been given a presence in the region. So Sri Lanka is a good example, you know, तो कि ये आपसे पूछ सकते हैं कि again, what that when you look at the economic crisis in Sri Lanka, then एक बड़ा सिंपल ये पूछ सकते हैं वो आपसे क्वेश्चन कि what are the reasons for the economic crisis in Sri Lanka. बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन हो सकता है. इसमें आई फील आप जैसे आंसर स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
आई फील दैट आप एक लाइन में ये बोल सकते हैं दैट द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका हैज बीन प्रेसिपिटेटेड बाय कोविड क्राइसिस, बट in reality the deeper economic mismanagement and the Chinese debt trap are the real reasons. बहुत लाइन नहीं बोली मैंने, 20-30 सेकंड ही, इतना ही. नाउ द एग्जामिनर में ईदर से कि हाँ भाई इसको पता है, या इफ ही वांट्स टू गिव यू द लॉलीपॉप he'll say can you elaborate, because this is how a conversation happens. Ma'am was saying right कि it should not be a Q&A session. This is not the stage where they're testing your knowledge. वो हो गया मेंस में. 2400 people now, they don't want to test knowledge. They just want to test whether you have the ability to convey in limited words, whether you can engage in a conversation. So the next question can be, okay, can you elaborate? And then you can elaborate कि COVID has precipitated the crisis. Or they may ask you this, what do you mean by COVID has precipitated the crisis? So you can tell कि their exports, their tourism, etc. received a great blowback. And what is the underlying reason is the debt trap diplomacy, political corruption, debt trap diplomacy of China and associated with BRI and those details, right? तो ये तो हो गया what is the issue. तो they may ask you a follow-up question कि what is India doing on or what should be India's approach, in your opinion, what should be India's approach on the question. उस पे एकदम सिंपल है, आप यही बोल सकते हैं कि what can India do or what should India be doing. You can please do not फालतू में throw the names of scholars in the interview. जैसे मैं इसमें होता, so I love that quote but I would never throw it in the interview. That as Shiv Shankar Menon said that Sri Lanka is like a aircraft carrier parked 60 miles south of India. ये सब ज्ञान वहां नहीं देना है. ये आप आंसर्स में जीएस में पॉल साइंस में दे चुके, राइट? आपको बस ये बोलना है देन व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग. इंडिया शुड बी, सो व्हाट यू कैन से इज दैट इंडिया मस्ट गिवन, अगेन वही जो आप लाइन, गिवन द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका एंड गिवन द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका, India needs to be strongly engaged in Sri Lanka during this period of political turmoil. एक लाइन ये होगी. Under this, India must deliver on Trichonamali port and India must ensure a strong presence in the Eastern Container Terminal project in expansion of the Colombo port project. 2 पॉइंट. तीसरा, अगर मौका मिल जाए, इंडिया मस्ट वर्क विथ लाइक माइंडेड पार्टनर्स लाइक जापान, हु इज द बिगेस्ट डेवलपमेंटल पार्टनर ऑल्सो ऑफ श्रीलंका, फॉर प्रोवाइडिंग वायबल डेवलपमेंटल ऑल्टरनेटिव्स टू श्रीलंका. इतना ही. आई पर्सनली डोंट फील इससे ज्यादा आपको टाइम या स्पेस मिलेगा बोलने के लिए, राइट? तो दीज 2, 3, 4 liners, if you can convey the meaning of what you want to, which is more than enough. And एक लाइन, हाँ, श्रीलंका में शायद जो मैंने भी नहीं बोली, having, ये जरूर आप towards the end अगर बोलने का मौका मिले जरूर बोलिए. Having said that, apart from these concerns, the ensuring a genuine reconciliation of Sri Lankan Tamils is equally important for India's श्रीलंका एंगेजमेंट. बस इतना ही आई थिंक आप बोल सकते हैं. ये 3-4 पॉइंट्स हो गया श्रीलंका पे. भूटान आई फील इंपॉर्टेंट हमेशा से ही था, भले ही क्वेश्चन नहीं आता है, बट वी ऑल नो दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि भाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. एक जो रिसेंट बस कोविड पीरियड में डेवलपमेंट हुआ है, विच इज भूटान एंड चाइना MOU. You would have read there was a Bhutan-China MOU last year, a 3-point MOU. Broad story of that MOU is, आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिक, ये इसका है, मैं आपको बस ये बोलूंगा, मैप अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा. एक तो वो डोकलम वाला एरिया है, एक नॉर्थ, हाँ साक्तिंग, वो ये पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए बोल रहा हूँ.
एक तो वो डोकलम वाला एरिया है, एक नॉर्दर्न एरिया है विच इज इन फाउशिलिंग एंड जो नॉर्दर्न भूटान का एरिया है, एंड एक जो नया डिस्प्यूट उन्होंने खोल दिया है ईस्टर्न भूटान में, दैट इज इन द साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, SAKTENG, Sakteng Wildlife Sanctuary. Through that, India has, and in the Sakteng Wildlife Sanctuary, the Chinese have laid new claims, which is on the eastern tri-junction. Western tri-junction पे क्या है? Doklam. On the eastern tri-junction with Tawang on the Indian side and Sakteng on the western side, Tawang on the Indian side, there is another tri-junction. वहां पे they have laid a new claim. तो अगर आपसे पूछ लिया कि and what has India proposed? To build another highway through Sakteng. आप थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा, through Sakteng into Tawang. So we have proposed constructing a new highway through Sakteng into Tawang. जैसा हमने, like we want to counter the Chinese on the Doklam side, we want to counter them on the eastern side as well. तो Sakteng के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा. If in one word you were to define the India-Bhutan relationship, I would say it is the model relationship for India-South Asia relations, right? तो मैम की तरफ देख लेता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैम सही बोल. So India-South Asia relationship का it's a model example, because we keep saying कि we want to replicate India-Bhutan relation with others also. जैसे बोले ना मॉडल में, मुझे एक टाइम कि मतलब कैसे, तो यू कैन ऑलवेज से कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमेंस प्रेशर चाइना इज बिल्डिंग एंड ऑफरिंग द ल्यूक्रेटिव डील्स विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्मॉल कंट्री लाइक भूटान, ठीक है, टू रेजिस्ट. भूटान हैज शोन दैट रेजिस्टेंस and has continued with this friendship towards India. और एक बहुत अच्छा symbolism ये था कि highest civilian award they have given to Modi, ठीक है, this is showing. तो this makes this, I think that whatever we have time, energy, money we have invested, it is working, and in that sense I take it as a model. So that's one thing on the India-Bhutan relationship, if I was to define it in one line. In terms of the challenges, the challenge is obviously to deal with, again, why Bhutan is important, तो कोई मुझे लगता है आपसे पूछेगा और आपको पता ही है, वही geostrategic significance of Bhutan's location in the Tri-Junction area and the Chumbi Valley, whatever. उसके बाद in terms of challenge is, again, the key challenge is to what madam said, is to deal with an assertive China. Aggressive China. Aggressive, हाँ, assertive तो थोड़ा सा aggressive China. Aggressive China. तो and what madam was talking about, resisting the temptations, has been that both in 1988 and 1998 China has offered a package deal to Bhutan to settle boundary, but because of India they have not. तो that's the context, I think, जो मैम हिंट कर रही है. तो अगर आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अच्छे से पता है तो आप ये गेम खेले, वरना अब बस जो जितना अपने को पता है उतने पे ही रहिए. एंड इन टर्म्स ऑफ वे फॉरवर्ड, एक वे फॉरवर्ड में 2-3 पॉइंट है जो कहीं भी लग जाएंगे साउथ एशिया में. मैं बता रहा हूं आपको. रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी, हाँ वही रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू कनेक्टिविटी projects like your BBIN, whatever, through connectivity projects, through ideas like SARC electricity grid, and वो रेलवेज वाला जो भी, the idea of connectivity may be whether it is BBIN or through ideas like
मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट्स, वेदर इट इज द ट्राइलैटरल हाईवे या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं. तो दिस तो ये तो आप एग्जाम्पल्स आप घुसा लेंगे. मैं बोल रहा हूँ लास्ट में बस आप ये कह दीजिए, मुझे ऐसा लगता है दिस विल अलाउ इंडिया टू रियलाइज इट्स येट अनटैप्ड geographical or geostrategic potential with respect to its neighbors, something that British India enjoyed. अगर खेलना है तो ये आपकी एबिलिटी पे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में ये सब लिंकेजेस तो थे. देखिए यहीं पे हम बार बार बोलते हैं कि कितना आप कंफर्टेबल हैं उतना करिए. अगर इफ यू डोंट नो, बिकॉज यू सी व्हाट यूर ओपनिंग थ्रू द एग्जामिनर इज सेइंग कि यू नो कि ब्रिटिश इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज लिंक्ड, एंड ब्रिटिश इंडियन फॉरेन पॉलिसी में रेलवेज वाज देयर इन भूटान आल्सो एंड लिंक्ड ऑन द वे अप टू म्यांमार आल्सो, एंड इट इज देयर आल्सो. एंड सो इंडिया हैज अ ह्यूज ज्योग्राफिकल पोटेंशियल व्हिच हैज बीन अनरियलाइज्ड. इवन इफ यू वांट टू नॉट से अबाउट ब्रिटिश इंडिया इन द एंड, मत बोलिए, बट टू रियलाइज इंडियाज अनटैप्ड geographical or geostrategic potential vis-a-vis its neighbors. So this is something which is I think on Bhutan, जो आप कह सकते हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कि भूटान सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बार बार बात हुई है कि भूटान कैन सेल सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इंडिया टू बांग्लादेश, राइट? दैट्स ऑन भूटान. क्विकली लास्टली जो मेरा है उसके बाद फिर मैम कैन कैरी ऑन नेपाल. नेपाल if on one word, if India Nepal relationship was to be or in one line, if it was to be described, I would say कि a relationship with unrealized potential or with huge potential which has been not realized. तो अगर किसी को पूछना है आपसे तो पूछ लेगा why it has not been realized. Yes. Okay. I told them that India and Bhutan is very good. Coming from Bhutan. They asked me. जी. फिर से प्रॉपर फॉर्मल आंसर. हाँ नहीं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट एग्जैक्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन? व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन? सर मैंने पूछा कि पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करते हैं, भूटान जो है हाँ बेड़ी रोटी का करते हैं. Then they asked whether the India has the sanctions. At that time, I think that was 2017. Blockade. They asked whether about the sanctions that India has imposed on Ukraine. The Madhesi blockade. The Madhesi blockade. Blockade, हाँ. Because of some geographical reason, I think that. Political reason was also there. But I see. That's why I was saying, you know, if they ask you, right, about that relationship, I told you, right, मैंने अभी शिव शंकर मेनन वाला वो श्रीलंका वाला एग्जांपल दिया था, like एच डी मुनी सेड बेटी रोटी का रिश्ता, ये नहीं करना है वहाँ. ये आप जीएस के आंसर्स में ये स्टार्ट ही गलत था. जैसे आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज आवर करंट स्टेट, तो ऑब्वियसली करंट स्टेट इज नॉट एज एक्सपेक्टेड एंड we see the downward trend. There is a turbulence in the relationship and we are not able somehow. The Nepal is becoming a big challenge in neighborhood after Pakistan, I will say, if you remove China. So I'll say not good, not on the expected lines. Now what can be the reason? जिसको आपने एक पॉजिटिव नोट था ना, फॉर यू कैन से द रीजन इज वी आर टू क्लोज एंड इफ एनी रिलेशन इज वेरी क्लोज यू नीड टू हैंडल दैट रिलेशन विथ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी. एट टाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बट closeness can become a problem and I believe that has been the case. How to handle this particular closeness, हम closeness handle नहीं कर पाए. ठीक है, तो some things you can always be modest and say that it is very easy to say China is the only elephant in the room, but we also feel that, or whatever we have read,
we understood that there have been few lacunas from our side also. For example, micromanagement of their politics, treating Nepal as a domestic affair, and for some reasons we have been too much occupied with Pakistan and other things. So I believe the type of attention that deserved was somewhere. थोड़ा हमेशा गुणगान भी नहीं करो, मॉडेस्ट ऐसे भी कर सकते थे. तो तुमने जो जहां नोट से स्टार्ट किया वो ऐसे लग रहा है कॉपी के नोट से स्टार्ट कर दिया. वही नहीं करना, यही ठीक है. नोट्स बनाए थे, मैंने वीडियो. हाँ, तो आप जो कुछ पढ़ के आ रहे हैं उसको आप जो सामने वाला सुनना चाह रहा है उससे ज्यादा आपके अपने दिमाग में कुछ चीजें आप सुनाना चाह रहे हैं, वो नहीं करना है. कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ा पढ़ाया रटाया. अगर आप पढ़ा पढ़ाया रटाया भी कर रहे कि as much I have read, I feel and I don't know internally, but I feel thus micromanagement may have been. May word is very, very important. जैसे वो कुछ कंट्रोवर्शियल काउंटर क्वेश्चन करते हैं. करो, हमसे करो ना. जैसे कि मैंने उन्होंने पूछा कि डू यू थिंक इंडिया deliberately has done this sanction on India ने जो deliberately. There was never, you can say, sir, as far as I know, there was nothing like official and formal blockade. There was more formal and official blockade at the time of Rajiv Gandhi government when the transit treaty has expired. There was nothing formal, but we can say that informally things has happened, and sometimes you need to work on different strategies. Maybe the policy of love always does not work, so we have to keep on trying. Policy of love, Prime Minister Modi visited, we have communicated our perspective, but they are independent country, they are sovereign country, they will take their own decision. But yes, we have to go for both love as well as force. So you can also say that Machiavelli also says. तो वो use किया. See, in policies, it is always something will work, something will not work. There are intended and unintended consequences. So I'll say कि yes, some form of informal, because to show India also has some leverage, and they have to realize that there was nothing wrong into that. And this time we played our card in a more smart manner. I'll say smart diplomacy. But just I think अब बात करनी है actually. I think this is what I was trying to refer, वो शिव शंकर मैंने वाला एग्जांपल देके, क्योंकि हमने आंसर लिखते हुए कुछ इंट्रोडक्शंस रखे हुए हैं, उनको मत यूज करिए वहां. डोंट. और मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल है, इट्स एन इंटरव्यू, इट्स नॉट अ वाइवा एग्जाम. वाइवा होता है ना कॉलेज में, कि आज मौका मिला है, सर ने पूछा है, मैंने पूरा रटा है. आपको मिलेगा ही नहीं टाइम, बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट अ वाइवा. तो वाइवा मत होने दीजिए उसको. डोंट फील दैट इट्स अ वाइवा एग्जाम वेयर यू आर डिफेंडिंग, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब आपको बोलने दिया जाएगा इस पे. तो जस्ट ये वाला एक्सरसाइज कर लीजिए, इवन ऑन नेपाल. एंड लास्टली आई थिंक ऑन नेपाल इट्स जस्ट दिस कि ये जो अभी एमसीसी वाला जो यूएस वाला चल रहा है, तो सपोज there was this the US aid which has been offered, right, $500 million, and the MCC controversy around it. So if I was to come back to that, this also, and overall the challenge in the India Nepal relationship, एक मैम ने I think बोल दिया कि which is almost there कि it's a relationship of two very close neighbors which probably has not received the kind of attention. That's one. And the second point is the inherent politicization of the India-Nepal relationship in the domestic politics of both the countries. Nepal so more. Nepal more, but to a certain extent in India. So that's the second primary challenge. And the third, obviously, third का मतलब ये जरूरी नहीं है, मैं भी in that order I will. And in the third I would say is dealing with the Chinese presence, right? In
or the increasing Chinese presence in. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अच्छा क्या क्वेश्चन था? कि मैंने उन्हें बताया कि भाई जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप व्हाट इज द रोल ऑफ चाइना इन नेपाल। फिर उन्होंने फिर उसको पूरे रीजन पे आपने क्या बताया? यस, they are just doing the investment debt trap and coming in the way of India in good relation with India and Nepal have been enjoying. उन्होंने कहा कि फिर what is the role of China in the Indo-Pacific region? Sri Lanka. क्वेश्चन क्या था? चाइना वाला क्वेश्चन क्या था? China वाला question था कि what role China is playing in relation with India and Nepal. What role China is playing when India, how China shapes India's Nepal policy? So you can say that from the very beginning, our Nepal policy has been too much shaped by China factor. Even if we look, the very first official act has been 1950 treaty. China has been a major factor, and China will always be there because Nepal itself considers itself as a yam between the two rocks. Fine. So China, but we cannot say that we have only one, it's not one dimension. China is one of the factor, but it is always multi-dimensional. We have our own independent history of relationship, present relationship, independent aspects bhi hain. There are issues on this thing, construction of dams. There are issues on various other aspects like domestic politics, dam, India's policy related to मतलब जो भी है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और बहुत सारा मतलब इट इज नेवर वन साइडेड। तो ऐसे कुछ हैंडल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इन द रीजन, मतलब जब क्वेश्चन आगे बढ़ा तो इन द रीजन व्हाट इंडिया शुड डू टू काउंटर चाइना, व्हाट इंडिया शुड डू टू काउंटर। उन्होंने एग्जैक्टली बोला था कि व्हाट द इंडिया इज डूइंग इज सफिशिएंट, मतलब जो नहीं ऐसे कभी नहीं, नथिंग इज, हाँ मतलब आप थोड़े भावुक व्यक्ति हैं और यू गेट स्वेट, ठीक है, तो उसको थोड़ा हटाना है और अपना एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले करके। तो व्हाट इंडिया इज डूइंग, अगर वो कहते हैं सफिशिएंट है तो आप हमेशा ऐसे करो, इनफ इज बीइंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन and lot of things are in pipeline, and but there is always a scope to try something new if it is not working. So first of all, in the past years I feel the relationship between two countries can be leveraged when there is some level of trust, so that trust building and a confidence building is required, which is needed, and confidence building, there can be many things, more regular interactions, more structured way of having a dialogue. ये सब words लिख लो, वो सबके साथ चलेंगे. Regular interactions, more structured, more institutionalized manner of interaction. One of the grievance which I see in the newspaper that Nepal says India is blocking SAARC. So try to communicate Indian concerns with the SAARC, and we can more like what the losses they feel because of it. So if we invest more efforts in BIMSTEC and all, so there are many ways. I think there is no dearth of options. Unfortunately, somehow because we हमेशा reason रखो कि हम engage नहीं कर पाते हैं because we are a poor country with a limited resources in an unfriendly neighborhood and huge challenges from all sides. So, though we want, but there are humane limitations to many things.
So it has to be a work in progress. Let's be optimistic. Not only the world is changing, I can feel that under the present leadership, things are moving for good. And even if I say neighborhood first policy, so there is a definite improvement. ऐसे बात करके निकलो. And I just feel this key, if start asking these questions, what can India do to counter China? तो कभी नहीं बोलो. हाँ, मतलब let's not say there's no need to completely just seem like कि अब बस मतलब कहीं तो ये फील होना चाहिए इंटरव्यूअर को भी कि what you are saying you believe in it. Be modest. मतलब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि इंडिया इज डूइंग इनफ. यू कैन डेफिनेटली से दैट. हाँ, फिर अगर तो व्हाट यू कैन से इज कि व्हाइल इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू रीच आउट टू इट्स साउथ एशियन नेबर्स, there are enough or there are further steps that India can take working with like-minded partners. Japan. हाँ, so मतलब कई चीजें जो आप बोल सकते हैं तो वो 2-3 पॉइंट्स आप बना लीजिए. एनीवेज मैम विल डिस्कस विद यू. सो आई थिंक दैट्स लार्जली बस लास्ट चीज इंडिया नेपाल पे अगर ट्रांस हिमालयन हाईवेज का ट्रांस हिमालयन रेलवेज एंड ऑल दैट दे हैव बीन लुकिंग एट, उसका एक सिंपलर आंसर आपके पास होना चाहिए. दैट मैं ये हर रिलेशन में बोलता हूँ कि हाउ डज फॉर एग्जाम्पल यू से दैट राइट कि हाउ डज इंडिया डील विथ चाइना विथ रिस्पेक्ट टू से Nepal, or with respect to a Bhutan, or with respect to a Sri Lanka, or with respect to a Bhutan. I won't say this for Myanmar, but for these 4 countries, definitely, we can always say that the logic of geography favors India, Nepal, India, Bhutan, India, Sri Lanka, and India, Bangladesh. ये 4 countries में बांग्लादेश लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी तो भैया हमें ही फेवर करता है इन 4 countries में. तो But there is no yes sub sentence. There is no room for complacency. हाँ, there is no room for complacency. There is nothing inevitable. तो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इसमें जैसे भूटान, जैसे इन बांग्लादेश we have a 4,000 kilometer long border. Bangladesh surrounded by India from 3 sides. Logic of geography favors India. ये words का importance है. ये एक सारा गेम ही इन Logic of complacency, no scope for complacency. ठीक है. तो ये 3-4 वर्ड्स आई थिंक, बाकी तो आप लोग Too. जी. It is too good to be too bad to be too good. Prince has to be fox and lion. ये सब. एक सेकंड जी. Like can we use like waveform में तो ये बोल सकते हैं क्या कि as pointed out in the Gujarat outline we must have a case of non-equal exchange with countries like Nepal, be it in trade or. जो भी मतलब जैसे बोलो, suppose the question is what is the way forward? Give me the formal language में बोलिए आप. Despite numerous challenges, India and Nepal are in a position that from where both countries only stand to gain if they go in the right direction. So one of the major steps, one of the prime steps that we can take is like implementing what was pointed out in the Gujarat Doctrine. I don't think so. There is anything interesting about it now, in the sense, plus you are giving anything new. So talk something interesting. नहीं, गुजरात डॉक्ट्राइन का रीजन मैम इज सेइंग बहुत बासी हो गया. मोदी डॉक्ट्राइन ही बना लीजिए कोई, या दोवल डॉक्ट्राइन, ये जो भी नहीं, वो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स गॉन वे बैक. और बहुत गुजरात डॉक्ट्रिन, फिर ऐसे लगता है आपके खुद के बहुत आइडियाज नहीं है वो सब. तो गुजरात डॉक्ट्राइन तो ऐसे ही वे फॉरवर्ड इन इंडिया नेपाल रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आई फील ट्रस्ट डेफिसिट and the type of attention we should have given, somehow that has been missing. So leveraging India's strengths, fine, today world looks towards India, leveraging our strength, make the neighbors a partner in India's growth story. How that is to be done, what are going to be specificities, we need to think, we need to ponder it more. And institutionalization of the dialogue, regularization, it works. Let's see from where we started with US and today, how the situation is. ऐसे बोलो, बहुत बासी वही गुजराल के बाद हमारे पास थिंकिंग नहीं. आंसर वाले जो हम
just make it a conscious effort. It is not another GS answer being now said verbally. One last thing on India Nepal, जो है I feel can be said in terms of India Nepal. Just एक दो चीजें जैसे आपके इसी पे काउंटर और बनता है क्वेश्चन, और कई बच्चों से पहले पूछा भी गया है, जो स्पेशली हु कम फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश बिकॉज ऑफ द बॉर्डर दैट यू शेयर with Nepal, is that what are India's concerns with an open border with Nepal? तो एक तो उसमें ये कंसर्न भी रहा ही है हमेशा कि लॉट ऑफ दीज नेपाली पीपल फ्रॉम तेराई रीजन सेटल इन इंडिया एंड देयर हैज बीन अ एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. तो ये आपको एक ब्रॉड एक ये पता होना चाहिए नेपाल के बारे में. एक जो नेपाल व्हाट कैन, ये मैं जस्ट एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, व्हाट कैन इंडिया डू टू डील विद द चाइनीज प्रेजेंस इन नेपाल. मैम सेड दैट वर्ड अबाउट पब्लिक ट्रस्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट और एड्रेसिंग दैट ट्रस्ट डेफिसिट. तो उसमें बस आप एक पॉइंट और ये कह सकते हैं कि मतलब टू बिल्ड ऑन व्हाट मैडम इज सेइंग, ओनली दिस दैट to build that trust deficit, India can activate the passive support that it enjoys amongst the Gorkha community, particularly the soldiers, without quoting the name of Sham Saran. ये वो आंसर की तरह मत बोलिए, but without quoting Sham Saran या कुछ, हमें पता है श्याम सरन ने बोला है, लेकिन broader ये I think बोल सकते हैं. So that is it, ma'am. You भूटान पे इनको कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? आप क्वेश्चन आपके यहाँ भूटान, श्रीलंका, नेपाल, फ्यूचर ऑफ इंडिया अफगानिस्तान. ठीक है, तो हाँ ठीक है. तो जैसे ये मेरा तो नहीं तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन और हाउ, जैसे व्हाट हैज बीन, हाउ, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू एसेस इंडियाज अफगानिस्तान पॉलिसी? अगर ये क्वेश्चन आए, आपका क्या रिस्पॉन्स है? ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल. मेरा ये क्वेश्चन है, हाउ, इसमें दिख रहा है, दे आर रिकॉर्डिंग. अच्छा, इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? हाउ डू यू एसेस इंडियाज अफगानिस्तान पॉलिसी? स्पीक समथिंग. इतना टाइम थोड़ी मिलेगा वहां. हाउ डू यू एसेस इंडियाज अफगानिस्तान पॉलिसी? Your response is, it is not on. I will tell इसमें क्या क्या कमी है और क्या बोलना था, इसलिए आइडियाज दे दो, मैं बता देती हूँ. How not on, you said not on intended line. Next, be fast. We needed more realism. Needed मतलब ये सोच के बोलो कि वहां हम ये बोलेंगे और ये सेंटेंस बोलेंगे. We needed more realism. I'll also tell the counter questions. तुम क्या बोलते हो? लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस पहले या आपकी बात कर रहे हैं आप? अभी की छोड़ो, पॉलिसी एक दिन में अभी की थोड़ी है. तब के लिए आप क्या, हमने पूछा हाउ डू यू एसेस इंडियाज अफगानिस्तान पॉलिसी? यस, क्वाइट पैसिव इन engagement. ठीक है.
और किसी को कहना? नहीं, देखो, जैसे हम तुमको एक रिस्पॉन्स तब बता पाएंगे जब आप पूरा प्रॉपर सेंटेंस बोलेंगे, क्या आप कहना चाह रहे हैं। और लेट्स नॉट लूज टाइम बिकॉज बहुत सारी चीजें करनी, तो जो भी बोले तो वो प्रॉपर बोले। हाँ, your long-term strategy has been to design part strategy that and to ensure its national security. I am not asking what is the policy. What is happening is some of you are not listening the question. वो क्या कह रहे हैं, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं. हाँ? इसको ठीक करना ऋत्विक, इसको ठीक कर दो पेन. इंडिया हैज नॉट बीन स्ट्रेटेजिक, क्या बोला अभी किसी ने, रिस्क एवर्स. ये नहीं हटना चाहिए, ठीक है. तो पहली बात, इतने आंसर्स में जो सबसे सेंसिबल आंसर था वो ये था, सबसे सेंसिबल लेकिन परफेक्ट नहीं था. लेकिन बाकी लोगों ने जो कुछ बोला वो सब इररिलेवेंट बोला. कुछ लोगों ने मनु को पूछो जाके, कुछ लोगों ने क्वेश्चन नहीं समझा. हाउ डू यू एसेस इंडियाज अफगानिस्तान पॉलिसी? ठीक है. इफ आई वुड हैव बीन देयर, what would have been my response? Response is not that I am giving an answer good, bad, ugly. ठीक है. I will say, sir, if you permit, I would like to take a scale of 10 and I will say India should get more than 6. ये सेंटेंसेस लिख लो, कहीं भी काम आएंगे. ठीक है. बात करना कैसे चाहिए वो इंपॉर्टेंट है. तुम्हारी ज्ञान नहीं, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ गलत सलत बोल दिया, लेकिन ये फॉर्मल सेंटेंस रहे. जब भी कहे पॉलिसी हमें ऐसे, सर विल यू प्लीज परमिट मी दैट आई यूज अ स्केल, पूछेंगे क्यों, तो कह देना सर इट्स माई नेचर, आई ट्राई टू, when we quantify, I think I can express it better and we become more objective. So nothing can be perfect, fine, and nothing can be perfect or easy as far as Afghanistan is concerned. So whatever policy we may have thought, that I am pretty sure it is not going to be on intended outcomes. Intended line pe we will not. Afghanistan is a case where India cannot be overtly or highly optimistic. Leave India, even US, Russia, there is something about Afghanistan. Fine. So Afghanistan is always a very difficult situation for India, both geographically, but I will also say Afghanistan is an example of India's very professional and very nimble-footed diplomacy. And we have been able, especially if I talk since the post-Cold War Afghanistan, we have been able to
maintain our presence in Afghanistan. India has been the first strategic partner of Afghanistan, and our presence, we have made the space for India in the hearts of Afghanistan, and we cannot say that that doesn't matter. So we tried to open the options. We tried, since Afghanistan has been so important for us and the situation has been so challenging, so wherever we could thought is an opening, wherever we saw there is some light, there is a possibility, we did this. And definitely 15th August is a setback, but I say it's a temporary setback. It's a setback not just for India, it's a setback for US. It is a setback for many things. It's a setback for world's fight against terrorism. And this setback for India is not something which is not expected because of the type of the geopolitical conditions that were developing. Okay? And at the same time, I will really appreciate that India has been quick in trying to bring things back on track. And today, one of the shining example of India's diplomacy is 2593 resolution. We have been able to get the global consensus. China, Russia may not have voted but not vetoed also. Find a global consensus. At least we have been able to act in concert or ensuring that, and the basic parameters how global community should be dealing with Afghan question. Afghanistan should not be used as a place for sanctuary. The government, I don't know they will follow or not, but at least the world public opinion favors what India says. The government has to be inclusive, safety and security. And again, I would like to appreciate that our establishment could make the distinction between Taliban and ordinary Afghan people, and by showing our willingness to provide the humanitarian aid is a way to remain relevant in Afghanistan and arena. And our options are limited, okay, in Afghanistan. And presently, Afghanistan is in transition. If Afghanistan is transition, we can say that how we should look towards Afghanistan. Afghanistan cannot be looked into any black and white format today. A lot of gray areas are there. We have to move in these gray areas. We have to look for those in Taliban, outside Taliban, who will be willing to partner with India. And let's have not a matlab, and I think that this is the way. We are not having a very rigid approach. The flexible approach is being shown. आया कुछ समझ में? ये वर्ड्स तुम लोगों ने ये जैसे नॉट, आई सेड हाउ डू यू एसेस, आपसे एसेस पूछा गया, आपने कह दिया नॉट ऑन इंटेंडेड लाइन। पहली तो एक तो नाराजगी होगी कि
आपको क्या अंदर की बात और उसकी डिफिकल्टीज पता है? इतनी आसानी से यू आर सेइंग नॉट ऑन इंटेंडेड लाइन, ऐसे आप बहुत बड़े कोई स्मार्ट व्यक्ति हैं, ठीक है। एक तो इंटेंड, फिर अब आपसे सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से इंटेंडेड लाइन क्या थी, क्या आप देते उसका जवाब? बट डू यू थिंक यू कैन नॉट बी आइडियलिस्टिक or utopian, not letting Taliban coming to power, if it is not in USA's hand, what is India? So you will be trapped and will appear foolish अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि नॉट ऑन इंटेंडेड लाइन। आप कोई हिंदू के राइटर नहीं है। और ये वर्ड्स जो हमने बोले वो लिखे आपने, ऐसे आपको बोलना है, लेट मी गिव दिस ऑप्शन टू रेट। डेफिनेटली वो पूछेंगे 6.5 मार्क्स या 7 क्यों दे दिए। यू कैन ब्रिंग अ ह्यूमर टच कि ये होना चाहिए था, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो भी हुआ वो काफी कुछ हुआ है, ठीक है। नीडेड मोर रियलिज्म, हु इज दिस पर्सन? नीडेड मोर रियलिज्म, क्या आपका क्या रियलिज्म चाहिए था वहां पे? आप इतना नैरो डाउन नहीं कर सकते हो। और प्लस जैसे नॉट नीडेड मोर रियलिज्म, आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो पहली लाइन में कह नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आई मीन टू से की क्या जरूरत आने वाली है? ट्राई टू टेक टाइम, और जो आप सच में कहना चाह रहे हैं वही कहें। और आप बड़ा नैरो डाउन फोकस में देख रहे हैं कि बस तालिबान से हमको पहले से एंगेजमेंट करना चाहिए था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से इंडिया नीडेड मोर रियलिज्म, तो क्या क्या होता उसमें? क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी होना है। तो मोर रियलिज्म में आप क्या कहते? नहीं, हमने अफगानिस्तान में बहुत कुछ किया, हमारी इतनी सारे काउंसलर्स थे, हमने कैपेसिटी के बियॉन्ड किया, ठीक है। तो बट अफगानिस्तान सिचुएशंस हैव नॉट बीन अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया। वो बड़ा डिफिकल्ट था, जोग्राफिकल एक प्रॉब्लम है, रिलीजन एक प्रॉब्लम है ही, एक्सेसिबिलिटी है, इंडिया के पास पॉकेट्स लिमिटेड हैं। क्यों क्यों इंडिया के क्या क्या रियलिस्ट वो भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ चाइना वी हैव टू बी विद यूएस, तो यूएस और उसका भी चीजें हैं। बट अगेन वी वर्क अंडर कंपल्शंस। तो अभी लग रहा है जवाब गलत था, और वो क्या इंप्रेशन दे रहा है, सोच के नहीं बोल रहे, आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है, आप कुछ स्टेटमेंट सुने हैं वो बोल रहे हैं, बजाय कि वो स्टेटमेंट को सोच कर बोल रहे हैं। दीज आर द इंप्रेशंस आई विल गेट। ये कौन भाई साहब थे? लैक ऑफ तो हम तो किससे बात, जब हमसे कोई बात कर नहीं रहा है, हम तो इस why is, if they don't talk, if Chinese foreign minister come and Modi doesn't talk, तो आप क्या करोगे? But we were talking, there were people, they were coming here regularly, civil society dialogues थे, official dialogues थे, और ऊपर से जब आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो ये सब बेवकूफी का कोई स्कोप नहीं है। क्वाइट पैसिव, ये कौन भाई साहब था, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, दिस इज, वी वेर एक्टिव एक्चुअली, यू आर टेलिंग द अपोजिट। हाँ, no, we were not passive, we participated, we are a biggest donor in Asia,
We participated in every conference. We have been providing defense equipments to them. एड दे रहे हैं, इतना ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, किसी को नहीं दिया तो इस पे फिर काउंटर होगा. हाउ कैन यू से पैसिव इन एंगेजमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग? टेल मी व्हाट यू मीन बाय सेइंग. ये तो बहुत वेग हो गया ना पैसिव रिलेटिवली. अभी आ गया पैसिव तो था ही नहीं, यानी कि पर्सपेक्टिव ही रॉन्ग था, और ये सब हिंदू वाले लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए. ये क्या था? ये किसने क्या? अच्छा, तुमने कम से कम इतना आई विल अप्रिशिएट कि तुमको कुछ अच्छा दिख गया, कि उसमें हमने अप्रिशिएट, या कम से कम तुम उस टेरिटरी में थे जिस डायरेक्शन में बोलना था. ठीक है, वेट एंड वॉच अभी पॉलिसी. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि पॉलिसी क्या है. ट्राइंग के बाद कौन मौका देने वाला है? वॉट यू ट्राई दैट यू से. इज दैट क्लियर? कम्युनिकेशन है. आपसे जो पूछा जा रहा है आप वही नहीं समझ रहे हैं. अगर ये नहीं है कि आपको अफगानिस्तान कितना पता है, कम्युनिकेशन भी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. सामने वाला पूछ रहा है हाउ डू यू एसेस, आप बता रहे हैं व्हाट इज. वेट एंड वॉच, और सेकेंड टर्न नहीं मिलेगा. हाँ बोलो. ट्राइंग लेकिन कर नहीं पाए ना. हाँ, तो ये तो समझ रहे हो कि जो करना चाह रहे थे, जो अपना ही ओपिनियन देना चाह रहे थे, वो नहीं दे पाए. तो जब नहीं दे पाए तो वो भी मार्क्स नहीं दे पाएंगे. तो क्या करना है, उसकी थिंकिंग करनी. बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी स्मार्ट कि हमको बोलना कैसे है, बोलना सीखना है. और अफगानिस्तान a good example of India's nimble-footed diplomacy, where we tried to match our ambitions. Everything is not lost. In fact, the biggest achievement is gaining a global consensus on the future of Afghanistan. So, see, Pakistan has won this war, but what next? What next is, world is not listening to Pakistan. World is listening to India. Where are we failing? Obviously, it's a difficult game. It's a difficult game. आया समझ में? बोल पाओगे? ठीक है. एरोगेंट नहीं होना है कि सर मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया. ठीक है, यू हैव टू पॉलिश योर रिस्पॉन्सेस. चलो, अब हम आते हैं चाइना. हाउ डू यू डिस्क्राइब, क्वेश्चन जो पूछे उसी का आंसर देना, कुछ भी नहीं. हाउ डू यू डिस्क्राइब करंट स्टेट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस. ओके, क्वेश्चन इज हाउ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूं. हाउ डू यू डिस्क्राइब द करंट state of India-China relations? You are saying at its lowest. What else? Anybody else wants to add this? देखो अब क्या होगा, तुम जो भी बोलोगे ना, वो लोग तो तुमको काउंटर करेंगे, तो उसके लिए तो तैयार हो.
और क्या बताओगे? चाइना पे तो कम से कम बताओगे ही। Going through a phase of restructuring where we are countering the aggressive China to ensure its peaceful rise. हाँ चलो, तो हमारी हाउ डू यू डिस्क्राइब करंट स्टेट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, इसमें इन्होंने कह दिया लोएस्ट है, इन्होंने आंसर दिया बट फ्री फ्रॉम फ्लॉड आंसर नहीं है, आंसर है। तुम्हारा आंसर ये है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस, नहीं हाउ आप तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाउ डू यू डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना, इसमें आप कर रहे हो रीस्ट्रक्चरिंग। और कोई इसके लिए कोई और आंसर देना जैसे तुम लोग जब दो बोलोगे तो उससे मुझे चीजें करेक्ट कराना आसान होगा और आइडियाज आएंगे, तो उससे डरो नहीं। मतलब मान लो इंटरव्यू बोर्ड में ही होते तो कुछ तो बोलते, आप क्या बोलते उसमें? बोलोगे ना तो उससे करेक्शन कर सकते हैं, वो वाला स्टेटमेंट कहीं और लगा सकते हैं ना, है? चलो, बेटर आंसर बिटवीन disengagement and engagement, and currently we are tilted towards it. Decent one. Galvan. Is China trying to make improvement in the relation? Is your foreign minister think so? No. He knows lesser than you. You know China is improving the relations. उन्होंने, चाइना वालों ने ऐसा कोई साइन ही नहीं दिया। They want only, मतलब उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकता है क्योंकि इट्स वेरी वन साइडेड, दे वांट टू डिक्टेट। ठीक है, तो China is going to be very important thing. Have you read? I think he has given 4-5 principles, 6 principles, है ना? वो पता है? Diplomacy, engagement according to international law. तो आपके ये जो responses हैं, not necessarily in international relations, सभी में ऐसे ही होंगे, जिसमें तो उसमें क्या होता है ना, जैसे आपको जो पता होता है वो बोलने लगते हो। ये कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि आप चाहते नहीं कि मैं इसमें कुछ नहीं बोलूं, और जो पूछ रहे हैं उस पर ध्यान देना, अलर्टनेस, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहे हैं आपकी। कम से कम दूसरा जो बोल रहा है जवाब भी आप वही दें, ठीक है? तो आई थिंक ये एक अच्छा था आंसर। लोएस्ट है बट फिर ये थोड़ा सा सुपरफिशियल है, क्योंकि विल यू से इंडिया चाइना रिलेशंस लोएस्ट टुडे और इन 1962? 62, तो हम इसको थोड़ा क्वालिफाई करके बोलेंगे, लोएस्ट सिंस 1962. We are passing through the bad and worse phase. तो इन सब के लिए आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं कि like I like to see
the relations through the paradigm of good, bad, and ugly. Huh? So, present state can be called ugly, good, bad, and ugly. है ना? क्या? अभी नहीं, मतलब बात आरंभ कैसे करी जाए. कभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं. कैसे बात आरंभ करते हो? हैं? हाय, हेलो, कैसे हो, कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, कहाँ है? यू हैव टू फर्स्ट टॉक. और जैसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी दोबारा, एक बार पहली बार में आपसे भूल चूक हो गई है, तो आपको कैसे बोलना है, बोलने का खेल है. इट्स ऑल अबाउट अ प्रिंस शुड नो हाउ टू टॉक. तो यही सब सेंटेंसेस हैं. आप एक डिफरेंट लेवल पे बोलो ना. सर, इंडिया चाइना रिलेशंस, I have 3 words: good, bad, and ugly. Fine. Where present is ugly, future may be uglier, and we have to be prepared for it. Till the time China, we are convinced about the need for India-China cooperation, but China has to realize that continuation with its aggressive stand is a lose-lose story for China, not a win-win story. This China has to understand, and if I had been given the opportunity to talk, I would like to focus to convince them that the road which they have taken is all this lose-lose story, no win-win here. Then it has never been very good. I will never say that the India-China, except for a very short phases immediately after the end of Cold War, the good phase when we entered into the strategic partnership, when Vajpayee visited in 2003, Nathula Pass was opened, fine, but still it was never good to the extent, and I can always say the old Indian wisdom that neighbor is a natural enemy, and China behaving like that. So China is trying to prove Kautilya right, though we expected that after Chinese revolution and all, they may be much more far-sighted. Unfortunately, it's not like that. तो ऐसे कुछ बोल सकते हैं आप. गुड, बैड, अगली से हम काम चला सकते हैं शायद, हाँ, और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा. तो some good points: the 1993 Peace and Tranquility Agreement, the 2003 or 2005, the agreement on policy parameters and guiding parameters and these things, political parameters. Today, the situation is ugly, and I think China is responsible because India has always shown inclination for cooperation. We always believe in friendly neighborhood. Even after Doklam, or you can say India participated in BRICS. We tried to work in concert with China on different platforms.
But Chinese insecurity has always reflected. I don't understand that a country which calls itself to be the next superpower is so insecure, because as far as my understanding and knowledge of international relations is concerned, which I had an opportunity to learn during the course of my preparation, that it's the weaker party which takes the offensive stance more. So there is lot things, see the situation, but there is a lot of things. I think China has given a lot of reasons to feel good about ourselves also. And China today is in an aggressive mood. That's why India, or you can say India-China relations they don't appear to be moving in any state of improvement, because China, like as our foreign minister has made it very clear, that without disengagement, de-escalation is not possible. And I believe it will be very difficult for India, because I find a very big strategic confusion in China, because today's China's biggest challenge is US, and India could have been a partner in that if they could have acted more smartly. So I don't know why Chinese are known as or claim to belonging to great civilization. I believe they have not read Sun What कौन है उनके? Sun Tzu. ऐसे बोलो ना, मेरे हिसाब से तो पागल ही है ये सब. लगता है कि सिर्फ माओ माओ कर रहे हैं, Sun Tzu को पढ़ नहीं रहे. ठीक है, because I don't find the rationale that's so interesting. Why China is doing so? The theories are domestic issues, but are they looking at the larger angle that their fight is with US? India's historically has never been a troublesome partner. India's policy towards China has always been, I think India understands the value of having a peaceful and a friendly neighborhood. That's why even in the Cold War era, we tried to curate the policy of non-alignment. Non-alignment can be seen as India's attempt for a trust building, to give this thing to China, to trust us, because you can change your friends, but you cannot change your neighbors. And you can always say that somehow I feel that China's actions are not what China's stature is. Had India been in that position, I believe we would have been a very different. Even when we are not having so much power and all, we can afford to take on number of occasions very principled stand. It is so sad. Maybe it is the difference of the civilizations, and I am proud I am from India, which teaches all these things. So try to undermine, don't try to get frightened. Fine. So it's the China responsible for pushing India in the Western camp. Had I been on China's side, I would have done the opposite game. So I only believe good sense prevail on them, and they can understand, and still what India is demanding is going to be a very small price which China will be paying if they have a little bit sense, and lot they can get in return.
there's a huge scope for India's market, and so many things are there. The ball is in China's court. We are prepared to deal with any eventualities, anything. We are changing. Up till now, in our policy towards the neighboring area has been more defensive. Now we are taking proper measures in the border areas. We are building the infrastructure. Today's India, under the leadership of our great Prime Minister, cannot be intimidated. China needs to understand it's not an India of 1962. It is a different India. We are there to manage. And what? You can always say that maximum, the biggest fear when we have towards China is the war. But war is a part and parcel in international relations. And till the war does not happen, we cannot decide that in the war India is bound to lose. I have a trust on the expertise and the professionalism of the forces, and I believe India has a bigger experience in 71 war and multiple insurgencies and whatnot, and maybe this can be a bad experience. So that's why what we see that China is trying to engage India also. They are realizing that BRICS is to happen, and India has to be there. In short, चाइना को एक ही मैसेज है कि अपनी छिछोरी हरकतें ना करो. थोड़ा सा जो आपका स्टेचर है एज अ कंट्री, मतलब अनफॉर्चुनेटली what Xi Jinping is doing was Hitler. I can call him a mad person. ठीक है, trying to he may be trying to put the China's future. We are happy with we have always been happy with China's rise. China could have been more sensible. बोल पाओगे ऐसे हैं? कोशिश तो करोगे, लेकिन सोच रखो. यस, वो तो चाइना की इनसिक्योरिटी ही है ना. Let China establish its hegemony. When we are comfortable with US hegemony, ठीक है, but there is not a single example of a hegemon. Hegemon is what type of hegemon you want to be. Fine. So hegemon needs to use more of a soft power. Hegemon is, if China is saying hegemony is leadership. Leadership is based on power of attraction. China has so many things to offer to the world, but very unfortunate, not realizing, and they are moving on a very wrong direction. कि एक बड़ी देश, चाइना जैसा देश, ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रहा है. इज चाइना इमिटेटिंग पाकिस्तान? ठीक है, तो दिस थिंग हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू देम. फाइन. तो बी हेजेमन, वी हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज हेजेमन, अगेन यू कैन से दैट somewhere in the theory of international relations we study the hegemonic stability theory. Hegemon builds an order and it creates a win-win situation. Obviously, it's politics. Hegemon also benefits out of it. So, the right kind of hegemon, if China is trying, will be a right kind of hegemon
एड्रेस तो चाइना तो हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है अननेसेसरली। और एक चीज है, आप अपनी थोड़ी दूसरी सोच कि भाई हम चाइना को कुछ मानते ही नहीं है, इनके दिमाग खराब है, ठीक है, तो तुम उसको ले आइए, इंसान को थोड़ा अलग ही पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और सच्चाई भी तो ऐसे कुछ है भी, इतना परेशान होने की कौन जरूरत है चाइना को। कहीं ना कहीं वही है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शेप कर रही है। अगेन वो लोग बोलेंगे कि डू यू थिंक शी जिनपिंग इतना बेवकूफ व्यक्ति है? यू कैन से दैट अगेन, we cannot take for granted that foreign policy makers are always rational, ठीक है। जो एक रैशनल एक्टर मॉडल है फॉरेन पॉलिसी का, कि जो भी फॉरेन पॉलिसी में है वो रैशनल है, दैट इज बीइंग चैलेंज्ड। आपके पास अगर इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज की जानकारी है तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, लोग कल्चर और बहुत चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इडियोसिंक्रेसीज होती हैं। You can add a humorous touch, bhai, I don't know what the compulsion, maybe he doesn't have good relations with his wife or kya, I don't know, and where कौन सा एंगर कहाँ निकल रहा है। let's not take that the foreign policy maker, let's not be very particular, because rational actor model is challenged, because I don't see any rationale. This is a very big question for India's strategic community. Why China is doing so at this point of time and destroying its goodwill. It's still a time, otherwise war is there, you will face the war. We are ready for all situations and continuously preparing. अच्छा, हाँ आपका कोई क्वेश्चन था? एक एक अगर हमें किसी से फायदा है तो हमको हेजेमनी में क्या दिक्कत? जब हम अमेरिका की कर रहे हैं, वाई शुड वी बी इमोशनल कि इरेशनल कि अमेरिकन हेजेमनी ठीक है, चाइना खराब है? India's vision is not multipolar world. Any country's vision is serving its national interest. ठीक है, मल्टीपोलर वर्ड, यूनिपोलर वर्ड, आप यही बताओगे, ये मीन्स है, एंड नहीं है। अगर हमारा इंटरेस्ट मल्टीपोलर वर्ड से सर्व होता है तो हम वो करेंगे, ठीक है। अगर हमारा इंटरेस्ट वैसे सर्व होता है तो वैसे करेंगे। ये चीजें अपने आप में एंड थोड़ी है। हम कह रहे हैं मल्टीपोलर वर्ड इसलिए क्योंकि चाइना वैसा हेजेमन बनने के लिए तैयार नहीं है जो विन विन सिचुएशन हो, तो दे आर कंपेलिंग हमको उस ढंग से। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं या ये जो चीजें हैं, ये तो टाइम की डिमांड के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे ये सब सुन लो, मैकियावेली, यहाँ पे एक स्कोप होता है बोलने का कि when I read Machiavelli, I like this thing. Machiavelli held that कि प्रिंस जो है उसके पास सबसे बड़ी वर्च्यू ये है कि उसे मूवमेंट की जानकारी हो कि आज समय की मांग क्या है, ठीक है। वी ऑफन, उसमें आप कितनी बात कर सकते हो, वी टेक मैकियावेली सो लाइटली कि उसने बस मोरालिटी नहीं, उसने कहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन national interest is supreme. It doesn't harm anybody or multipolar, bipolar, unipolar. It's more of a diplomatic niceties. Fine? Diplomatic niceties word लिख लो, कहीं यूज कर लेना। And nothing like, you can always say Heraclitus says this word is a word of change.
and the world doesn't change as fast as it changes in international. अगर वर्ड इज अ वर्ड ऑफ चेंज है हेराक्लाइटस के हिसाब से, तो डिप्लोमेसी के ज्यादा और कोई एरिया नहीं जहां पे ये चेंज दिखता है. प्लस पावर, आज के टाइम में जो पावर है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी है. तो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए थोड़ी कमिटेड हैं. ये वो डिस्कोर्सेज हैं two which provide some guidance, a direction for navigating our foreign policy. ये सब लिख दो, navigating the foreign policy in the difficult times, in the choppy waters of diplomacy. कोई ऐसे लैंग्वेज बस इकट्ठा कर ले वही बोल ले आए बोल के चलाएगा है. Of course, yes. It is a natural desire. We are, and this natural desire India has since our first Prime Minister, when he says India should get the rightful place in the Committee of Nations. And it's a natural desire. Plus, I believe that India deserves it, being a Vishwa Guru. And we are consistently trying. It's a work in progress. And I believe and I want this day comes in my life that we are ruling. But again, we have to be very realistic. The only thing is action. Keep on moving on that particular path. तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? See, this is like जैसे ये आए यूएस, तो पहली बात, it is like choosing between the two equally bad options. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि यूएस हेजेमनी या चाइनीज हेजेमनी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि बेस्ट केस सिनेरियो तो हमारी खुद की हेजेमनी का है, लेकिन वो शायद अभी 50-100 साल दूर है. ठीक है, तो इट इज लाइक वी बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट. Right now, see, after the end of Cold War and till very beginning, we tried to maintain, ये सब words लिखते रहो, principled distance with both, asserting strategic autonomy time and again, keeping in mind that, see, US was moving longer in attracting India, making bigger steps, but understanding that we have to have peaceful periphery. We consistently kept on talking that we believe in strategic autonomy. Unfortunately, the Chinese didn't receive the message. This is, बार बार लिख दो यार, वही अनलकी है, पागल है, अनफॉर्चुनेट है, इंडिया का मैसेज नहीं ले पाए. What all India should have, what और हम क्या indicate करते? We have been benefiting with US partnership. This the only country with which we have positive trade of balance, remittances, US's assurances, US nuclear deal, and so on. But Chinese should have intercepted India's message that still we are willing to have good relations with them. But unfortunately, they are unable to see what
the message is unable. I really want to laugh at their ability. The Chinese are known as one of the most shrewd and seasoned diplomat, but I don't think they are giving this impression. It is making me something to laugh, not understanding the bigger questions, the bigger scenario, what they are doing and what they are spoiling. तो strategic autonomy हमने इन्हीं के लिए रखा था, नहीं समझ में आ रहा है. We went to BRICS, we have been in RIC triangle, we even explored the option that if India and China can work together in Afghanistan, fine, and in many other areas. So it's the China that nurtures, from my perspective, China nurtures the deep sense of insecurity vis-a-vis India. And India did it best. India tried to communicate in all possible way. हमें तो लगा पूरी दुनिया आज खत्म हो जाएगी. ठीक है. So how do you describe the current state of India's foreign policy towards China? ठीक है. इसमें किसी ने कहा था restructuring, current state, या इसका जो ये आंसर था restructuring तो हम कर ही रहे हैं. We are it is like right now it is appearing that we are doing a major restructuring to address the new normal of India-China relations by increasing our offensive capacities, building the infrastructure in the peripheral regions. But I see a continuity and a change. Even from the very beginning, China was always the most important question for India's foreign policy makers. And we have this, how to deal with China has always been a policy dilemma. The two approaches, the Nehruvian and Sardar Patel's approach, and a cycle, we have seen a cycle, because again in diplomacy there are no yes and no answers. There are always gray areas. We have been moving from engagement to disengagement. From our side, we never tried to disengage. It's the China that has been doing. We have been trying to collaborate wherever possible, but we had to contain China wherever it becomes necessary. So right now, we can say engagement is not happening because China is not doing disengagement from the border. Fine. So China, we have to communicate. They cannot dictate the terms all the time. And it's very necessary that India puts a firm stand, and I would like to congratulate the External Affairs Minister for giving a very, very clear guidelines, terms and conditions of engagement. ठीक है? ऐसे बोलते तुम लोग? अब तो बोलोगे? हैं? ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि ठीक है. What is, चलो ये हो गया. तो what is the current state? लिखो, what is the current state of India-US relations? Where do you think they are moving post-Ukraine?
तुम लोग को देख के ऐसे लग रहा है आईएएस आईपीएस आईएफएस बनना बहुत आसान है, क्योंकि सिलेक्ट तो तुम ही लोग में से करेंगे और बाकी लोग क्या बहुत अच्छे होंगे ना। तो इसमें थोड़ा सा काम कर जाओ तो बाकियों के चांस थोड़ा कम हो जाएंगे, तुम्हारे थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, बातों का खेल है, बातों का। ठीक है, तो बस वो है स्टेज, आप हैं आर्टिस्ट, वहां बोलने हैं डायलॉग। बोलना मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी के दिमाग पर छा जाना होता है। ऐसे तो छाना मतलब आई ऑलवेज टेल लैंग्वेज इज द मोस्ट सिडक्टिव थिंग। आप लैंग्वेज से किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हो, नॉलेज नहीं भी है लेकिन ऐसे सेंटेंसेस का एक वो बना रखा है पिटारा। यही बड़े बड़े जितने सब हैं यही सब तो बोला करते हैं। किसको बेसिक्स पता है? कौन अगर जयशंकर जी से पूछो कि कहाँ पे डिसएंगेजमेंट हुआ, बता नहीं पाएंगे। मैप पे पूछो बताओ कहाँ था कहाँ नहीं है, कितनी दूर है लेक, कौन सा 5 फिंगर है। लेकिन कॉन्फिडेंस है ना वो चीज। तो एक तो ये उसमें कॉन्फिडेंस, यू आर अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यू मोर देन interview board is interested, you develop, don't go with the fear, you go with the mindset that you are interested to talk. मुझे नहीं लगता आज तक आप लोगों में से किसी ने सोचा होगा कि आई वुड टॉक लाइक दिस, मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे सोचा है? तुमने ऐसे सोचा होगा पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, जवाब दे पाएंगे। जबकि आप यू हैव टू बी, यू आर यंग, यू शुड बी बबलिंग विद द कॉन्फिडेंस। ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये बोलूंगा, ये डायलॉग बोलूंगा, ऐसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। तो वो तुम नहीं भी बोलोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में दिखेगा। ये कमाल करके आऊंगा, ऐसे बोलूंगा, इस चीज को ऐसे बोलूंगा। ठीक है, ऐसे मतलब अपने को प्रिपेयर करो, बहुत सीरियस नहीं। तुम अभी मुझे फ्रैंकली बता दो कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं जाऊं और वहां बोलूं? नहीं चाहते ना। तुम चाहते हैं लेकिन हाँ कि यू आर, जैसे लोग कह रहे हैं टाइम मिल गया बड़ा अच्छा है। इनफैक्ट जिसका जल्दी इंटरव्यू हो रहा है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं और एंथुजियाज्म भी सबका खत्म हो जाता है। तो हमको तो अगर अगर इंटरव्यू तो हम तो सोचें कि वाह मौका मिला है, ठीक है, दिखा देंगे, ठीक है, बोलेंगे। तो तुम एक ऐसे व्यक्ति मिलने चाहिए इंटरेस्टिंग, बबलिंग विद लाइफ, एंथुजियाज्म, नकली स्माइल नहीं है इतने की इतनी बनी हुई। ठीक है, कई लोग ऐसे इतनी स्माइल, डोंट बी आर्टिफिशियल। कल जैसे मैंने किसी से पूछा यू आर सिटिंग लाइक दिस, आर यू कंफर्टेबल? तो वो स्टूडेंट बोल रहा है हाँ कंफर्टेबल, आई थिंक इट्स अ कंफर्टेबल पोस्चर, बट यू कैन से दैट इट्स नॉट कंफर्टेबल। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन था कि फिर ऐसे ही रहते हो हमेशा? नहीं, तो आप कॉन्फिडेंट, अगर इतना कंफर्टेबल है तो आप कंफर्ट में नहीं रहते हैं। तो इसको तो हम कह सकते हैं कि नॉट कंफर्टेबल बट इट इज अ नॉर्म। आई थिंक this is something, a very special occasion for me, and I don't want to, what to best of my knowledge, I want to commit any mistake. So I, as through the scripts and through interactions, I understood it's a norm, and I believe that it's a way to pay respect because it's a formal thing. आप यही तो कर रहे हो ना, ये क्यों कर रहे हो? आई एम वेरी कंफर्टेबल, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कौन योग मुद्रा में, कौन कौन कंफर्टेबल होता है? until unless you are really very बहुत डेली बेसिस पे योगा वोगा कर रहे हो, आई डोंट नो क्यों झूठ बोलना है, आप इसको क्यों कैसे ले रहे हो? हाँ,
तो जस्ट फील फ्री, आप फ्री रहोगे, मतलब विदाउट बीइंग इनडिसेंट एंड एरोगेंट, तो वो दिखेगा। चलो, तो क्या था, हाउ डू यू, इसका आंसर क्या है आपके पास? what how do you assess the direction of future of India US relations post Ukraine? I think that Ukraine is just a hiccup. But things will move. सेंटेंसेस फॉर्मल बोलो, जो तुम वहां बोलोगे यही बोलोगे। एक तो जस्ट अ हिकअप, ये सब इमेच्योरिटी शो करता है। हाँ, But the progress has slowed down. और जो भी आंसर जैसे सोच रहे हो उसको लिखो और उसकी थोड़ा इवैल्यूएशन करो कि भाई सही है या और बता सकते हैं। क्वेश्चन ही लिख देते हैं। तो क्या क्वेश्चन था? फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडिया US relations post यूक्रेन। तुम कुछ तो वैसे बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे थे? फ्यूचर कॉन्ग्रुएंस इज इनएविटेबल। इतना बड़ा स्टेटमेंट मारने का कॉन्फिडेंस तो जयशंकर जी में भी नहीं होगा, ना बाइडेन जी में होगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन पहले दिन से तुम मिले हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, बिकॉज यू सीम टू बी अ पर्सन जो उसके साथ इंटरेस्टिंग वार्ता की जा सकती है। फ्यूचर कॉन्ग्रुएंस आपने एकदम एक्सपर्टीज है कि इनएविटेबल है, यू आर श्योर। ऐसे कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1, केवल ऐसे कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स कब बोले जाते हैं? जब अपने देश की महानता की बात है। क्योंकि जब हम अपने देश, अपनी माता, अपनी भाषा की बात करते हैं तो हम नेचुरली इमोशनल बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए इतना इमोशनली नहीं। दूसरा तुम्हारा क्या था? सेकेंड लाइन। फिर हम आपसे पूछेंगे, ये जो स्लो प्रोग्रेस का आपके पास कोई पैमाना है कि ऐसी बस सेंटेंस बोल दिया? यू कैन डिफेंड। चलो गुड। और कोई कुछ बोलना चाहता है? There may be some hiccup because Ukraine crisis. As US foreign policy center of attraction has shifted from Indo-Pacific to Eurasian. हिकअप्स का क्या, अभी तो नहीं मिल रहे कहीं हिकअप्स हिकअप्स। तो is Eurasia not important for India? Is US showing any unwillingness towards Quad? उल्टा तो इंडिया ही शो कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स। तुम कैसे बताओगे प्रोग्रेस स्लो डाउन? क्योंकि प्रोग्रेस को मेजर करने के आपके पैरामीटर्स क्या हैं? देखो,
जैसे बहुत बेसिक तीन, आप पूरा सेंटेंसेस नहीं बोलो, आप मेरे को 3 रीजन दे दो टू मेजर द प्रोग्रेस, और जिसपे आपने कह दिया बहुत आसानी से प्रोग्रेस स्लोइंग डाउन। इन व्हाट सेंस? यूएस अटेंशन इज फोकस ना, डजंट मीन कि उन्होंने हमको कुछ अनइम्पोर्टेंट कर दिया। कैसे कैसे आपने किस एक्शन से कहा, वो पूछना चाह रही हूँ। हैव दे अपोज्ड एनीथिंग दैट इज कॉन्क्रीट? ऐसा कुछ किया उन्होंने, कहा कि अब हम इंडिया को बिजनेस नहीं करने देंगे, इंपोर्ट नहीं, हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है जो नया कहा? मान लो ये है अपना S-400, तो पहले से भी कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशराइज है, लेकिन ये जो है ना प्रोग्रेस स्लो डाउन, तो या तो जैसे हमेशा एक्सपेक्ट होता है कॉन्क्रीट चीजों में बात करें कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, ऐसा कुछ कहा है कि और टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कुछ कहा है कि क्वाड में हम बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सोचना, थिंक। अरे वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, एंड जैसे ये बोले Biden is saying ground is shaky, you say political statements are less meant for diplomacy. In the field of diplomacy, they are meant more for domestic consumption. ठीक है? और though Woodrow Wilson talked about open diplomacy, but still much of the diplomacy is behind the closed doors. There are compulsions, there is personal and there is political. There are compulsions for India, there are compulsions for US. I don't know the future trajectory, जैसे इन्होंने एकदम बोल दिया ना, inevitable. You are not God. पहले एक मिनट सुन लो जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यू आर नॉट गॉड, बट इफ वी इंश्योर द थिंग्स मूव इन द राइट डायरेक्शन ऑन द broad engagements we have, we can expect that we will be having a nice future. ठीक है, जैसे इन्होंने इस बात को कह दिया, फ्यूचर कन्वर्जेंस इज इनएविटेबल, बट इफ्स एंड बट्स लगाने हैं. इफ एवरीथिंग moves as expected, as thought, with the type of time, energy required, I don't see any reason not to move in that line. And today, I can say so with more confidence because Indo-US relationship has gone beyond the personality factor. It has become structured. It has become institutionalized. A lot of professionalism has come in the relationship. The type of understanding which we see, though these things will keep on happening, but US is also not politically naive to understand India's compulsions to China or towards Russia. So let's not just be seeing things in a very simplistic manner. तुम्हारे लिए
कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, ये आपकी इच्छा हो सकती है। ऐसे लग रहा है आप भगवान हैं, वो नहीं लगना है। ये होगा अगर हम सही ढंग से चीजें करेंगे, सही ढंग से। और आज का इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी काफी प्रोफेशनल हो चुकी है। एक समय था यंग नेशन लिटिल एक्सपीरियंस, हम खुद काफी मैच्योर हैंडलिंग कर रहे हैं। यूएस के पास रीजंस हैं, और बेस्ट थिंग है बाई पार्टीजान कंसेंसस है। इंडिया इंडिया की इंडिया की अमेरिकन कम्युनिटी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, influential enough, so many good reasons. The priority India gives to US is evident that after COVID, the major country Prime Minister Modi visited is US. So we believe that more good times, but no relationship can be taken for granted. आप अप्रोच बताइए, आप क्या आंसर देने वाले थे? ऐसे नहीं, लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, कन्वर्जेंस, ये सब बच्चों वाली बातें लगती हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, बढ़िया है, बट ऐसे नहीं। क्योंकि अभी भी जो वेल है वो वेल नहीं रहेगा अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपके दिमाग में स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, आपके दिमाग में ये समझ होनी चाहिए कि कैसे हम उसको इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये शब्द याद रखो। चलो, so do you think India Russia relation is back on track? And how do you assess India's handling of Ukrainian crisis? If tell me in, जैसे यही क्वेश्चन है, do you think India US relations is back on track? India Russia relations is back on track. क्या आंसर है आपका? बहुत लोग, तुम लोग बोलो ना, तुम लोग क्या बोलोगे? कुछ तो बोलोगे ही ना वहां पे। तुम बोलो, तुमने कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक इंडिया रशिया रिलेशन बैक ऑन ट्रैक? कुछ तो बोलोगे। कैसे है? आर यू गोइंग टू मिस दिस चांस? नहीं ना? क्यों नहीं बोल रहे हो? व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग? Will it this be your answer? And you think anybody will be happy, find you interesting? You have a girlfriend? नहीं, मेरे को पता चल जाता है किसके गर्लफ्रेंड हो सकती है, नहीं हो सकती। कि तुम ऐसे बोलोगे, कौन है, मतलब तुम्हारे तो गर्लफ्रेंड होगी पक्का है। देखो, देख, बता सकते हैं, तो आंसर से पता चलता है उसके सोशल रिलेशंस होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारी क्या कहानी? हम पूछ रहे हैं, गर्लफ्रेंड है?
है तो बोलने नहीं देती तुमको, है बोलते हो तो यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? अब देखो क्या आप तुम लोग क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे अब इंटरव्यू का, इसी में निकलना है ना। तो बोलना है, बोलना ही पहले तो बोलना, जब तक पहले बोलना सीखना पड़ेगा फिर सही बोलना आएगा, है? अगर बोलोगे नहीं तो सही बोलना नहीं आएगा। चलो बताओ। India-Russia relations, I think India is treating them as independent from the its relation with West. For example, we are waiting for the हमारा प्रश्न क्या है, आपका आंसर क्या है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इंडिया रिलेशन ट्रैक, इंडिया रशिया रिलेशंस आर बैक ऑन ट्रैक? नहीं, बस अभी अभी बताओ। ये तो समस्या है। अगर आप आंसर क्वेश्चन आप तो समझे और तुम समझी, क्या समझी? तुम लोग जजमेंट इतनी जल्दी देते हो, इट्स गुड। तुम्हारा क्या आंसर होता? बट यू कांट से लाइक दैट ना। the same direction, that it is on the right direction, but not the good, because we are. But who is saying it is on the right direction? I am saying, is it back on the track? अगर कोई इंसान पूछ रहा है बैक ऑन ट्रैक, तो पहले बताओगे तो कि कभी ट्रैक पे क्या क्या बेसिस है टू से नॉट ऑन ट्रैक? ऐसे कैसे इट वाज नॉट ऑन ट्रैक, इट वाज ऑलवेज ऑन ट्रैक? अरे तुम लोग मतलब क्या मजाक कर रहे हो, या यू आर नॉट वैल्यूइंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरव्यू? को बैक ऑन ट्रैक कोई पूछ रहा है तो रीजंस दो कि ये चीजों के कारण ऐसा कहा जाता है कि बैक ऑन मतलब वो नहीं रही, तो वो रीजंस दो ना। इंडिया रशिया रिलेशंस हैव नॉट बीन ऑन ट्रैक, व्हाई इट इज सेट सो? Afghanistan, Russia's position was not exactly the way, though Russia tried India's engagement, but I believe that we were on the different track. Russia's recent engagements with Pakistan, growing closeness with China, Russia's very blatant opposition to Quad. ठीक है, कुछ तो बोलोगे। तो these are the reasons. The impression was, how can you say it was never like back on track, not out of track? I was coming, तो इतना टाइम क्यों लगाया? हाँ, मतलब तुम भी थोड़े से लगते हो सोच रहे हो, बाकी लोग अपॉर्चुनिटी मिस करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सोचते हो 7-8 अटेम्प्ट है, आराम से पहुंचेंगे, है? पढ़ने में मजा आने लग गया है तुम लोग को, प्रीलिम्स मेंस। नहीं, ऐसा होता है कि मतलब है यूपीएससी की पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों को उसमें मजा आने लगता है कि अटेम्प्ट्स भी सरकार ने दिए ही हुए हैं, एंड मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर। आपको बैक ऑन ट्रैक वही है, पुतिन यहाँ आए, फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं।
something. So that shows that India Russia is also willing to rearrange its lost. और जो कह रहा था, तुम कहते कभी ट्रैक से बाहर नहीं गए, हम ये बोलेंगे. नहीं मैम, लाइक व्हाट माय मेरा ये लॉजिक था कि ठीक है, इंडिया एंड रशिया फाउंड देमसेल्फ इन ऑपोजिट साइड्स, बट देन ऐसा कोई हॉस्टिलिटी भी तो नहीं था. लाइक दे वर हैविंग हॉस्टिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं ना, एक ट्रैक था, डिसरप्शंस थे, 60 आफ्टर कोल्ड वॉर डिसरप्शन था. लेकिन आप ऐसे तो कभी नहीं कह सकते आउट ऑफ ट्रैक नहीं थे मतलब चलो बहुत स्पेसिफिक भी नहीं, लेकिन देयर वाज प्रॉब्लम दैट नीड. और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि these relations will be on track on their own because of the natural compulsions. ऐसा भी थोड़ी है. You need lot of diplomacy, you need to put efforts. Modi visited there, we have done this, that. तो ये सब कब बताओगे, अगले अटेम्प्ट पे हैं? हमको तो ऐसे ही लग रहा है तुम लोग सोच रहे हो जैसे हैं पढ़ने में मजा आ रहा है. अरे हर चीज पे मैंने बताया 3-3 लाइन तो सोच लो, 3-3 वर्ड्स तो सोच लो. लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैक ऑन ट्रैक. तुम लोग की समस्या क्या है? तुम वो बताते हो, वो नहीं जो पूछा जाता है. जो बता होता है वो बताना चाहते हो. बिल्कुल भी अपने दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं देके, ये नहीं सोच के कि हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है, हम बिना पढ़े भी कुछ बोल सकते हैं. ये एक चीज तुमको रोकती है बोलने से, आई डोंट नो व्हाट. पहली बात तो इतने सारे लोग हैं, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं तो वो बेटर पर्सनालिटी है देन जो नहीं बोल रहे. क्योंकि ये कम से कम इतने कॉन्फिडेंट है कि ये बोल रहे हैं, और जब ये बोल रहे हैं तो इन्हें ये पता है कि ये गलत हो सकते हैं, फिर भी दे आर टेकिंग अ कैलकुलेटेड दिस थिंग कि भाई फिर भी बोलो, गलत होंगे तो सीख के फिर हम सुधार कर लेंगे. लेकिन आप तो अपनी कमी को बाहर ही नहीं लाने देने रहे. स्पेशली यू, आप अभी तक नहीं बोली, आप नहीं बोल रहे हैं तो वो बोलोगे. instead of not taking any action and position, it's better take wrong. तब उससे डिस्कशन आगे बढ़ सकता है. एक काउंटर है उस डिबेट में, आप डिबेट के दौरान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम गलत थे. आपके साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ बात करके मुझे लगा कि मुझे दूसरे ढंग से सोचना चाहिए था. थैंक्स फॉर दिस थिंग. ऐसे मतलब सिचुएशन हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट. पहले तुम लोग यही सोचो कि क्या मुझे कोई पसंद करेगा, हम कैसे एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं. पहले तो तुम्हें पसंद करेगा, फिर तुमसे बात करना पसंद करेगा, वो 20 मिनट, या बोलेगा भैया इनको जितनी जल्दी, कौन ऐसे इनके साथ टाइम बर्बाद करे. what impression you want, and this 20 minutes are going to be very make or take. मतलब वही है, you can't afford to be foolish at time. और बोलना, आपको अपनी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है. Anyway, how do you assess India's relations with India's stand on Ukraine? क्या बोलोगे? Current geopolitical by maintaining its long-standing vision of building strategic autonomy and without siding with any particular law and keeping a neutral stance. Okay, good. Why it is a compulsion for India to assert its strategic autonomy and not to appear a camp follower? Russia as well as with the West, and with assertive China in our sector, we cannot afford to lose either Russia or West in long terms. हाँ, तो इंडिया has its own
geopolitical interests because of the specific location in neighborhood of China. The history is shaping the relationship. History is shaping, geography is shaping all these relationships. And in a single line, if I have to express India's stand on Ukraine, what that single line will be? Strategic autonomy? No. Principled? नहीं. बस ठीक. देखो, a combination of strategic interest as well as principled stand. Combination. We tried not to entirely leave the principles. We are trying to combine both our interest as well as our principles. To the extent we will be able to do so, at present we are able to do so. Our principled stand is reflected in the resolutions when we said that diplomacy, peace, international law, sovereignty, integrity, UN, these things have to be. But we are also taking into consideration our strategic compulsions. एक शायद वर्ड मैंने लिखा था, if I'll find it out. तो हमें लग रहा है काफी बोर हो गए होगे तुम लोग कि कहाँ मैम के चक्कर में पड़ गए हैं. नहीं, अच्छा है. एक सेकेंड, मैं एक सेंटेंस ढूंढ लेती हूँ, शायद मैं सही पढ़ रही थी. आई लाइक दैट स्टेटमेंट. मतलब जो प्रिंसिपल स्टैंड और मैंने कॉम्बिनेशन बोला है ना, उसके लिए शायद there could have been a very appropriate word. बेस्ट है ना कि जयशंकर की जितनी स्पीचेस है ना वो सुन लो, तो तुम्हारे पास कॉन्क्रीट पॉइंट्स रहेंगे. कहीं यहाँ की म्यूनिक की और गवर्नमेंट के लाइन पे भी रहेगी आपकी थिंकिंग, लेकिन फिर भी आर्टिकुलेशन इंपॉर्टेंट है. व्हाट? अच्छा, यू सेड, आई काउंटर्ड. अच्छा, इट इज फॉर इंडिया. हाँ, बट मतलब जैसे उसका कहीं तो था, मतलब इसका जो मैंने बताया उसके लिए एक बेटर वर्ड था. Interest and principles, we are still trying to balance our principled stand with our मतलब strategic compulsion. इससे भी काम हो जाएगा. आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे controversial question, कल मैं क्यों नहीं, कुछ भी पूछ ही सकते हैं, उसमें क्या है. आपका क्वेश्चन पूछिए आप. what is your take on What is my take on the present judgment of High Court? So you can say you have to learn how to answer this question is with all due respect to the view of Honorable High Court, but and I think the matter is not
finally settled, and Supreme Court is also taking this consideration. But I, with due respect, I have a difference of opinion. You can say that maybe I come from the community, or you can consider it my rational or my whatever that is. But I believe a larger debate is required for settlement of such type of questions about the nature of Indian secularism, the multilateralism, multiculturalism, and the very idea of India with which the things have started. And I acknowledge that neither I have that much knowledge of my own religion also and the complexities of the issue, but I have full faith in the process, and maximum I can always say that. And there are actually, in the real life, there is a limitation of everybody's knowledge, and one cannot be rational all the time for all the things. And sometimes in a country, you can link it with roles and all, that in a country with diversity, it's give and take. Someone has to make some hard choice at some point of time. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आई एडमिट कि मे बी अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो कि भाई आई एडमिट, एंड मेरी अपनी नॉलेज ना तो मैं रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में क्लेम कर सकता हूं कि आई हैव एक्सपर्टीज इनटू दैट, ना जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो बहुत ही उस हिसाब से तो आई थिंक कि जो भी जजमेंट आएगा और फाइनल जजमेंट आएगा, अभी उसके बारे में बहुत सोचने की भी इतनी जरूरत नहीं है. लेट द फाइनल जजमेंट कम एंड द बिगर इश्यूज, बिकॉज until unless we remove the or whatever the mist are on the certain notions about Indian secularism, essential practices, and you can smartly bring, it's not just a question of hijab, it's also a question of Sabrimala. ठीक है, it is a question of Shani Signapur Mandir also. So but definitely as an educated person, the way we talk and we think, and I believe that there has to be some standard to judge the right and wrong. Let Supreme Court, and whenever the Supreme Court will come up, they will always come with the explanations. There may be certain arguments which we may not be knowing. ठीक है, तो actually I am very inquisitive how the honorable court is going to interpret it. I feel the moment this comes, because I may be from the community with which the question is, but there have been questions on Sabrimala also. So understanding this, and what everybody like is still the Indian idea of secularism and all has been an elusive concept. आ गया समझ में? अब बोलो जो मैंने बोला. रिपीट नहीं करना है, मेरे वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं, वो भाव रिपीट करना है. सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट को आप नहीं मानते?
तो with due respect. The case is coming to the Supreme Court for a judgment. I think that the judges of the Supreme Court are in the background of the case, and they would be in a better position to give the judgment and reason. इसको लिख लो तुम, बाकी लोग भी लिख लो. जब भी जैसे आए, आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं तो डोंट गेट टच्ड, ठीक है. और कोई ऐसा एग्जाम्पल साथ में ले लीजिए जो ये दिखाए कि आप इससे टच नहीं हैं, और केवल इस कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं है. सबरीमाला पे इशू उठा, ठीक है. तांडव नृत्य विद दिस जगदीश्वरानंद केस है. तो मतलब हमेशा कहो जैसे हिजाब, तो विद हिजाब इज समथिंग you I can relate, but I believe that there are many other similar questions and a clarity is needed. दूसरा इशू भी लेके आना है कि जिससे लगे कि भाई आपके साथ कोई पार्शियलिटी सिस्टम नहीं कर रहा है, ठीक है. तो एग्जाम्पल्स तो आप दे ही सकते हो ना. तो इसमें हमेशा पहला सेंटेंस है with due respect to the wisdom of Honorable Supreme Court, and as a matter of fact, the question is unsettled, is still not settled, and a petition is pending. And actually, essential practice test related to hijab is not the single question. Other questions are also awaiting the answers. For example, Sabrimala, Shani Shignapur, and I can understand the compulsions of a country like India, where there is a huge diversity, lack of enough literacy and awareness, where a very challenging mix of tradition and modernity exist. And I can also understand that it is never a very easy thing even for judiciary to decide on. Not just, I don't see it's just a controversial question, it's a sensitive issue, but the way judiciary has solved the Ram Janma Bhoomi issue and the way, कौन है, जल्दी भेजो, the way both majority and minority has accepted is an example of India's syncretic society, the maturing democratic culture, and
I would like to add with my knowledge of political science, which I read during my preparation, John Rawls. John Rawls, in his book Political Liberalism, talks about the idea of overlapping consensus. Living together means give and take. Let us stay away from giving any sort of a political color. And you can say, apart from this hijab or triple talaq or shahbano and all these questions, I have always been very curious to understand the concept and idea of Indian secularism, and hope Supreme Court's judgment will give me a more clarity. ना तो मैं बहुत एडमेंट हूँ, ना मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ, ना मैं सेंसिटिव हूँ, और चीज़ों को देखने का मेरा एक तरीका है. उनकी थियरी आने दीजिए, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे. और I am no expert either in this field or in religion. ठीक है? Don't show emotional if you are Hindu or if you are Muslim, because your prince has to be a cold-blooded man, should not get provoked, control your emotions. That is not, these 20 minutes are not the place. इसमें जितनी कलाकारी करोगे उतना अच्छा है. ठीक है?